बाकी किसी को डाउट है? हेलो, अगर क्लियर है तो सेशन पॉइंट कर देना। तो डिवाइस वो कौन सा डिवाइस है? क्योंकि हम हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? यस रौनक भैया। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार दो चीजें कंफर्म कर लो, मेरी आवाज आ रही है और मेरा स्क्रीन वीडियो विजिबल है कि नहीं है? ओके ओके। और एक बार अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ, तो प्लीज कंफर्म आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। तो तीन चीज एक बार चेक कर लो, फिर अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तीन चीजें क्या है? मेरी आवाज प्रॉपर आनी चाहिए, मेरा स्क्रीन विजिबल होना चाहिए और मेरा वीडियो आपको दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी के लिए क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन मॉड्यूल। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब कि सॉरी इंस्टॉलेशन नहीं, रनिंग मॉड्यूल। तो हमने इंस्टॉलेशन देख लिया विंडोज के अंदर, मैक के अंदर हमने कल देख लिया था। ठीक है, और आज मतलब एक दो दिन में मेरे पास में लाइनेक्स वाला सेटअप भी आ जाएगा, तो मैं वहां पे भी आपको इंस्टॉल करके बता दूंगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं रनिंग मॉड्यूल के अंदर कि जो वर्चुअल डिवाइस आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कैसे करना है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ यूज में आते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में आइडिया हो जाना चाहिए कि वर्चुअल डिवाइस का क्या रोल है, क्यों क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम बात करेंगे रियल डिवाइस की। तो मेरा रियल डिवाइस पे भी यहीं पे अड़ा है, तो मैं रियल डिवाइस पे कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, जिसका हम कल एक छोटा सा आइडिया ले चुके हैं। तो वो आज पूरा प्रॉपर हम कनेक्टिविटी देखेंगे, जिससे कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सको, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ में आप उस पर रन करके देख सको। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीजों को क्लोज कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं अपन हमारे, जैसे हमने वॉलर ऐप बनाया था, मतलब सिंपल सा ये कौन सा है, ये पुराने क्लास में है। हमने कौन सा ऐप बनाया था? फर्स्ट ऐप नाम से बनाया था ना? हाँ, ये हमारा फर्स्ट ऐप आ गया। जो अपन ने मंडे वाली क्लास या ट्यूसडे वाली क्लास में जब हमने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था, तो वो मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे। तब मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और अब एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना होता है, कैसे उसको रन करना होता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिएगी वो ये चाहिए कि यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर दिखेगा। दिख रहा है आपको? अगर ये यहाँ पे नहीं दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको व्यू में जाना है, टूल विंडोज में जाना है, तो यहाँ पे जितने भी विंडोज अवेलेबल होते हैं आपके एंड्रॉइड आईडी के अंदर, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो डिवाइस मैनेजर मिलेगा, इस पर टैप कर देना है, टैप करते ही डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। अब जिनके आगे ग्रीन डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसेस रनिंग में है, मतलब ये रन हो रही है, अभी चल रही है रनिंग में। ठीक है, और जिनके आगे कुछ भी डॉट नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये बनी हुई है, आप इनको रन कर सकते हो। ठीक है, तो करनी कैसी है, रन कैसे करेंगे, तो आप देखो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आपके केस में अगर आपने एक बार भी क्रिएट नहीं करी होगी ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, नो वर्चुअल डिवाइस करके आएगा, वहां पे नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस नाउ। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन है देखो क्रिएट डिवाइस, इस पे हम टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद में यहाँ पे
आपको एक स्क्रीन विजिबल हो रही है, वर्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, विजिबल है ना आपको ये? हाँ, तो अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसमें आप देखोगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरीज आ रही है। अब ये कैटेगरीज क्या होती है कि भाई यार आप जो ऐप बना रहे हो ना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस है। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम ये वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब इन सारे प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉइड ओएस है, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उन सभी के लिए आपको वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन दे रहा है। एज अ फ्लटर डेवलपर आप एंड्रॉइड ओएस को उनका प्रोडक्ट बना सकते हो फॉर फोन एंड टैबलेट। तो आप फोन या टैबलेट का वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हो ताकि आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट आप उस पर रन करके देख सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोन सेलेक्ट कर लूंगा, फोन सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट फोन सेलेक्टेड ही आएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जो, अगर आप कोई भी वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हो तो ज्यादातर हम सबसे पहले टेस्ट किस पे करेंगे, फोन पे ही करेंगे। वो एक अलग बात है कि मैंने अगर मेरा ऐप ही वॉच के लिए बनाया है, तो उसके लिए वॉच के लिए चेक करने के लिए मुझे वॉच की वर्चुअल डिवाइस देखनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में हम फोन को सेलेक्टेड रखेंगे, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड भी फोन पे ही आएगा। फिर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं, ये वो ऑप्शन है कि यार आपको कौन सा डिवाइस सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2016 या जब से, मेरे को टाइम नहीं पता, जब से एंड गूगल ने एंड्रॉइड फोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, तब से आपको वर्चुअल डिवाइसेस के अंदर एंड गूगल के ही फोन्स दिखेंगे आपको यहाँ पे। ये जितने भी फोन्स है ना, ये गूगल के फोन्स है। गूगल नेक्सस के बाद में पिक्सल, तो ये सारे वही फोन मिलेंगे आपको। अभी एक नई चीज आई है, रीसाइजेबल। अब मैं आपको पहले तो एक रोल बता देता हूँ कि वर्चुअल डिवाइस कहाँ काम में आती है, ठीक है। देखो वर्चुअल डिवाइस काम में आती है जब हम टेस्ट करते हैं ना, मतलब मैं, मेरे पास में एक ऐप मैं डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको साथ साथ में टेस्टिंग भी तो करूंगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। डिबगिंग, बग होता है कीड़ा, ठीक है। अब कीड़ा कोड से कहाँ रिलेटेड है, कीड़ा कोड से कोई रिलेटेड नहीं है। इसका एक बहुत वो मैं बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, कोई प्रोग्रामर था, उसका लैपटॉप बंद हो गया था, वहां से कीड़े कीड़े का टर्म यूज हुआ, उसको बग कहने लगे। तो एक्चुअल में जो उसका प्रॉब्लम आई थी ना सिस्टम में, वो कीड़े, एक्चुअल कीड़े की वजह से आई थी, इसलिए वहां से वो बग रिलेशन बना। लेकिन यहाँ बग से रिलेशन कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके कोड में कोई कीड़ा आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे एक किसान उसकी जो फसल लगाता है, वो उसका रिजल्ट कब मिलता है उसको, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में। वैसे ही आप एक डेवलपर हो तो आप समझो कि आप अपने आप को एक किसान समझो, ठीक है। आप भी क्या कर रहे हो, एक डेवलपमेंट कर रहे हो कि जिसका रिजल्ट 2-3 महीने बाद आएगा, ऑब्वियसली ना। आपको एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ लग जाएंगे, और उसका रिजल्ट बाद में निकलेगा, जिसको आप प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो, फिर उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपका फल होगा, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज क्या होगा, जैसे किसानों के लिए चैलेंज क्या होता है कि उनकी फसल पे कीड़े ना लग जाए, तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स लगा के रखते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं, और उस तरीके से मेंटेन रखते हैं कि उनपे कीड़े ना लगे, ताकि उनके फल जो है, वो जो फसल हो वो अच्छी ग्रोथ मिले उनको, ठीक है। वैसे ही जब हम डेवलपमेंट करें तो हम भी ये चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारी ऐप में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो कंपाइल टाइम हो चाहे वो रन टाइम हो। कंपाइल टाइम क्या होता है, जब आप कोड लिख रहे होते हो, तभी आपका आईडी इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको बता देता है कि आपका ये सिंटेक्स एरर है, ये इस तरीके से नहीं लिख सकते आप। वहां पे रेड लाइन आ जाएगी, आपको उसको रिजॉल्व करना होगा। जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होती है एक्सेप्शंस। जब आप ऐप, आपके कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है, आपने उसको रन किया, जैसे ही रन हो रहा है, रन करते ही आपने जिस प्लेटफॉर्म पे रन किया वहां पे कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो गई। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? सर पिक्सल क्या होता है, गूगल के फोन का मॉडल नेम है या ओएस है? मॉडल नेम है, ओएस नहीं, ओएस तो अब आएगा, ठीक है। कौन मुझे बताएगा, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से? एक्सेप्शन अपवाद हाँ, एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद हाँ, आप हैंड रेस चैट में आंसर कर सकते हो, ओके। चैट में आप अपना आंसर कर सकते हो। आपको क्या लगता है एक्सेप्शन क्या होता है? देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, एक चीज ध्यान रखना कि आपको चैट में आंसर करना है जैसा आपको लगे। कोई जरूरी नहीं कि वो राइट है कि रॉन्ग है, आपको दिमाग में क्या चीज क्लिक हो रही है। मेरा एक सेटअप रहता है, आपकी जो ब्रेन होता है ना, वो इमेजेस को स्टोर करता है, पता है आपको? आप कोई चीज को एज अ मेमोरी याद करते हो ना, तो उनकी इमेजेस आपकी रिकॉल होती है दिमाग में। कोई बैड मेमोरी है, कोई सैड है, कोई गुड है, कोई हैप्पी मेमोरी है, तो उन सब मेमोरीज को अगर आप देखोगे ना, तो आपको इमेजेस रिकॉल होगी। तो हमारा जो माइंड प्रोसेस करता है ना, वो इमेजेस में करता है। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्शन बोला, आपके दिमाग में क्या वो पहली चीज आई जो, जिसका इमेज आपके दिमाग में आया, तो वो आपको आंसर करना है।
वेरी गुड। ट्राई कैच एरर, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, वो ठीक है। कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, ये इसमें एक्सेप्शन का क्या रोल होता है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, स्पेशल केसेस। बहुत बढ़िया आंसर। एक्सेप्शन इज समथिंग दैट हेल्प अस टू रन द एप्लीकेशन विदाउट एब्रप्ट। नहीं, हेल्प अस टू नहीं, एक्सेप्शन सॉल्विंग हेल्प अस टू, या एक्सेप्शन हैंडलिंग सॉल्व्स अस टू मेक द ऐप कंफर्टेबल फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, तो हमको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा हमारे ऐप के अंदर। अब एक्सेप्शन होता है क्या है, बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। एक्सेप्शन होता है वन इन अ ब्लू मून, होता है ना, एक्सेप्शन है ये। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं जोधपुर में रहता हूँ, जोधपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अभी भी गर्मी पड़ रही है। कल यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हुई, कल नहीं परसों। हाँ, जिस दिन अपना लैपटॉप अपन देख रहे थे ना, वो इंटरनेट फ्लक्चुएशन आ रहा था, उस दिन कहते हैं बहुत तेज बारिश हुई, क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा था 3 बजे से, तो मुझे पता नहीं था, मैं रूम में ही बैठा था अपने। जब इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हुआ तब मैंने जाके देखा, तो मुझे पता लगा कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो मेरी बारिश हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक एक्सेप्शन था। अब कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि आज बारिश होगी। ठीक है, कोई छाता लेके भी नहीं निकलेगा। अब मुंबई में आप चले जाओ, वो प्रिपेयर्ड है पहले से, उनके लिए एक्सेप्शन नहीं है बारिश। अब आप जहां रह रहे हो, सपोज दैट वो एक कोल्ड एरिया नहीं है, मतलब ठंडी जगह नहीं है, वहां पे बर्फ पड़ ही नहीं सकती, और सपोज करो वहां बर्फ पड़ जाती है, तो वो एक एक्सेप्शन है। तो दीज आर नोन एज एक्सेप्शन। तो हमने कोड तो बहुत सही लिखा, लेकिन जब रन टाइम चला है ना, तो एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो गई जिससे कि वो उस पर्टिकुलर कोड को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। उसका रीजन देता है वो, इसको कहते हैं हम एक्सेप्शंस। दीज आर एक्सेप्शंस, जिनको अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि आपने कोड ही गलत लिखा है, वो फाइन है, वो आपको पता लग गया कि यार यहाँ तो मैंने गलती करी है, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ इंटरनेट का। इंटरनेट कहाँ मिलता है अपन को? यूजर के फोन में मिलेगा। हम तो यूज अपनी ऐप से इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते ना उसको। हम हमारी ऐप में एक ऐसी डायनामिक ऐप बना रहे हैं जो इंटरनेट की हेल्प से यूजर को उसको न्यूज ला के देगी। हमने एक न्यूज ऐप बनाई, जो हम इस कोर्स में आगे बनाएंगे एपीआई को यूज करते हुए। तो सपोज दैट हमने वो ऐप बना ली, और हमने एपीआई इंटीग्रेशन भी कर दिया। हम जो एपीआई से रिजल्ट आ रहा है उसको हम यूजर की यूआई के अंदर पॉपुलेट करके भी दिखा रहे हैं। अब सब कुछ सही है मेरी ऐप के अंदर, मैंने ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से हैंडल कर रखी है। लेकिन जैसे ही मैं ऐप चला रहा हूँ, मतलब जैसे ही, मतलब ऐप लाइव कर दी मैंने प्ले स्टोर के ऊपर, यूजर ने मेरी ऐप को इंस्टॉल किया, और जब वो ऐप को चला रहा है उस समय इंटरनेट नहीं है, और मैंने ये चेक लगाया ही नहीं कि इंटरनेट है कि नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, आप इंटरनेट है कि नहीं इसका चेक लगा भी नहीं सकते। आप कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो, नेटिव में भी आपको नहीं पता चलेगा इंटरनेट है कि नहीं है। आपको ये जरूर पता कर सकते हो कोड के थ्रू, के आप सर्विस के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि भाई जो यूजर हमारा ऐप को यूज कर रहा है वो वाईफाई से कनेक्टेड है या डेटा पैकेट ऑन है उसका, ये जरूर हम पता कर सकते हैं। बट ये पता नहीं कर सकते उसकी नेट की स्पीड कितनी है, या इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। उसके लिए पहले आपको एक बार, कोई भी एक चीज के लिए ना, आपको सर्वर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे आप नेट की स्पीड में, आप कोई आपको नेट की स्पीड कैसे पता करवाता है? हम वो क्या करते हैं, डेटा पैकेट आपके सर्वर, मतलब आप जहां से स्पीड चेक करते हो वहां से एक डेटा पैकेट अपने सर्वर पे भेजते हैं। अब वो जो डेटा पैकेट है वहां से उसके सर्वर तक कितनी देर में पहुंचा, तो उस हिसाब से वो कितने साइज का था, उसके हिसाब से वो एक आपको स्पीड बता देगा। तो ऐसे ही जो आपको नेटवर्क की स्पीड बताते हैं, या जो पता करते हैं कि भाई नेटवर्क स्पीड स्लो है या फास्ट है, वो ये कनेक्शन बना के ही करते हैं। ऐसा कोई ऐसा कोड नहीं होता, या ऐसा कोई सर्विस नहीं होता जिससे हम ये फैच करके पता कर ले कि इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। हाँ, ये पता कर सकते हैं वाईफाई से कनेक्टेड है या डेटा पैकेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। ये हमने बेस्ट केस चेक कर लिया कि भाई ये दोनों में से कोई एक ऑन है, तो मतलब इंटरनेट आ रहा होगा। अब आपने वाईफाई तो ऑन कर दिया, बट यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी वाईफाई, मतलब इंटरनेट नहीं है। सपोज दैट आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो, वहां पे इंटरनेट नहीं आ रहा, या आपने डेटा पैकेट ऑन किया और आपका डेली लिमिट खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। हम तो प्रिपेयर्ड थे कि भाई इंटरनेट होगा, एपीआई हिट होगी, रिस्पॉन्स आएगा, बट इंटरनेट ही नहीं मिला हमको। तो हम इस चीज को हैंडल करते हैं, ये होते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस। इनको हमको हमको पता होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं। मतलब आज मौसम ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैक ऑफ द माइंड एक छाता लेके चलेंगे कि अगर बारिश आती है तो ये छाता हम यूज कर लें। कई बार हमको, पहली बार हम गए और हम भीग गए, तो हमको ये चीज का आइडिया हुआ कि ऐसी ऐसी बारिश भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी कार के अंदर या मेरी बाइक के अंदर मैं छाता को हमेशा रखूंगा, क्योंकि कभी भी इस टाइम पे मौसम में बारिश हो सकती है। तो यही कहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें हम यूज करते हैं ट्राई कैच को। तो काफी लोगों ने ट्राई कैच दिया, बट एक्सेप्शन के वजह से हम उसको हैंडल जो करते हैं ना,
ट्राई कैच इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या थी अभी मैंने आपको बताया, 100 में से 90 टाइम वो चीज सही चल सकती है, लेकिन 10 टाइम जैसा हो सकता है या 1 टाइम ऐसा हो सकता है कि वो इंटरनेट नहीं मिला तो मेरी एपीआई हिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है तो वो वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे कनेक्ट होगी। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो दीज आर नोन एज रन टाइम एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को हम इसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि भैया यार ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए हमको कोड को बेटर करना होगा और रिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं हमारे कोडिंग के अंदर। मतलब मैं फीचर्स तो इंटीग्रेट कर ही रहा हूँ, साथ में उनको चेक भी कर रहा हूँ कि हाँ भाई जैसा हम चाहते थे वैसी ऐप बन रही है, लेकिन क्या वो सही भी है क्या। मतलब किसान ने खेत में ये फसल लगाई, वो फसल तो आ रही है, गेहूं की आ रही है, अनाज की जिसकी भी आ रही है, जो भी उसने फसल लगाई है, बट वो क्या सही आ रही है क्या, वो सही है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां उसमें कीड़े लग गए हो। वैसे भी हमको, हम जो काम कर रहे हैं वो सही तो होना चाहिए, लेकिन जो तरीका है वो सही है कि नहीं है, ऐसी एक्सेप्शन आ सकती तो उनको आपने हैंडल किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए हमको टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें 2 महीने बाद में हमने पूरा कोड लिख दिया और फिर हम डायरेक्ट 2 महीने बाद ही उसको चला के देखें। तो हमको पता कैसे चलेगा हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको एनी टाइम जो भी हम छोटे से छोटा मॉड्यूल कर रहे हैं उसको हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अब टेस्ट करने के पास में मेरे पास में 2 ऑप्शन होता है कि भैया यार या तो आप रियल डिवाइस पे टेस्ट कर लो, एंड्रॉइड की भी है, आईफोन की भी है, रियल पे कर लो। बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे वो हम रियल डिवाइस की देंगे। तो फिर वर्चुअल डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो वर्चुअल डिवाइस वो यूज करता है जिसके पास में रियल डिवाइस नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप डेवलपर फील्ड में वर्चुअल डिवाइस तब देखते हो जब मेरे को मल्टीपल अलग अलग सिनेरियोज में मेरी ऐप को टेस्ट करना हो। जैसे मेरे पास में मेरे ऑफिस में 2 फोन है एंड्रॉइड के, ठीक है, एक ओएस है 12 वर्जन का और एक ओएस है 8 वर्जन का। अब मुझे ये चेक करना है कि यार 10 वर्जन पे ये ऐप सही चल रही है कि नहीं चल रही है। 10 वर्जन मतलब समझ लो ना, एंड्रॉइड ओएस वर्जन 10 उस पर सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल डिवाइस बनाऊंगा, उसमें ओएस 10 वर्जन लूंगा और मेरे इस कोड को उस वर्चुअल डिवाइस पे चला के देखूंगा। तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे सही चल रहा है। ये तो ओएस का कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई अगर अलग अलग ओएस पे मेरे को टेस्ट करना हो तो। दूसरा, अगर अलग अलग साइजेस है, आगे हम इस फ्लटर ऐप जब डेवलप करेंगे ना तो फ्लटर एप्लीकेशन हमारी मल्टी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, क्योंकि फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो हमको वेब के लिए, डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, सबके लिए हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन एडेप्टेबल बनाएंगे ताकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे रन हो तो उसको ऐसा लगे कि इसी के लिए बनाया गया है। तो बना तो दिया हमने कोड, बट टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना डिफरेंट डिफरेंट फोन्स के ऊपर। और डिफरेंट डिफरेंट फोन्स पे टेस्ट करने के लिए आपको कंपनी 10-12 फोन्स तो देगी नहीं। तो आपको ऐसे कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स क्रिएट कर लेने होंगे जो अलग अलग साइजेस के होंगे, अलग अलग ओएस के होंगे। और उस पर जब आप ऐप बिल्ड कर रहे हो, जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, जब आप अपना प्रोसेस में हो, उस डिबगिंग के दौरान आप एक फोन पे ही करोगे। लेकिन जब आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अब मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद उसको फुल फाइनल आप फाइनल क्या करोगे, उस पर्टिकुलर मेन रिपो के अंदर पुश करने वाले हो, ठीक है, ताकि सब लोगों को वो मिल जाए। तो ये फाइनलाइज्ड होगा आपका कोड, अनटिल एंड अनलेस रन टाइम कोई प्रॉब्लम या कोई नई चीज आपको ऐड ना करनी पड़े, ये आपके एंड से फुल फाइनलाइज्ड होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, वो जो 4-5 आपने आईडीज बना रखी है डेवलपर फील्ड, मतलब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपने वो 4-5 अलग अलग साइजेस की, अलग अलग ओएस की वर्चुअल डिवाइसेस बना रखी होगी, उन पे आप एक एक करके चलाओगे और चेक करोगे हाँ भाई सब सही चल रहा है। अब यहाँ पे सब कुछ सही है तो हम इसको, ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम हमारे टीम मैनेजर को रिपोर्ट कर देंगे कि दिस मॉड्यूल इज बीन कंप्लीटेड, वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। आप इस मॉड्यूल का जो कोड है वो मैंने पुश कर दिया है रिपो के अंदर, आप उसका पीआर क्रिएट कर दो, मतलब मैं पीआर क्रिएट कर देता हूँ, उसको मेन ब्रांच में या जो डेवलप ब्रांच है उसमें मर्ज कर दो ताकि बाकी सबको भी मिल जाए। समझ में आया? तो इसलिए डिबगिंग बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमको वर्चुअल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा मत समझना वर्चुअल डिवाइस इज नेसेसिटी, नो इट इज नॉट नेसेसिटी। आप रियल डिवाइस के थ्रू भी अपना काम कर सकते हो, बट रन टाइम में मैंने आपको बताया जब आप प्रोफेशनल डेवलपर बन जाओगे तो आपको क्यों जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना होता है। तो फिर ये रीसाइजेबल का क्या मतलब है, बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि ये मॉडल है, ये अलग अलग मॉडल है। मॉडल से क्या फर्क पड़ेगा, मॉडल से देखो एक तो साइज अलग अलग है इनकी, एक इनकी रिजोल्यूशन अलग अलग है, एक इनकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली आपका रिजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा, ये वाला चीज क्या आपको कितना विड्थ और हाइट का चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, पिक्सल 4 एक्सएल से क्या होगा, आपको जो स्क्रीन दिखेगी ना वर्चुअल डिवाइस की, उसका जो बैकग्राउंड, जो आपको यूआई दिखेगा ना उसका, वो ऐसा लगेगा सच में आपके पास में एक पिक्सल 4 एक्सएल है। बस ये मॉडल उसके लिए है, और कोई मॉडल में कोई बेनिफिट है कि वो कुछ नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हो कि भाई आपको स्क्रीन नहीं चाहिए, इसको कहते हैं स्किन,
स्किन ऑफ एमुलेटर, उसको आप हटा सकते हो। आपको सिर्फ स्क्रीन दिखनी चाहिए, मतलब अंदर की स्क्रीन दिखनी चाहिए, तो केवल स्क्रीन दिखेगी। जो उसके ऊपर का जो होता है ना, ऊपर का मतलब एक मॉडल को रियल दिखाने के लिए उसके साइड में ऐसे ऊपर कैमरे का एक पंच दिया हुआ होगा, नीचे होम बटन का पंच दिया हुआ होगा, तो वो सब आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको स्क्रीन दिखेगी। तो आप स्किन को हटा सकते हो, ये केवल स्किन के लिए, ये मॉडल टाइप के लिए। ठीक है, तो फिर ये प्ले स्टोर क्या है? ये प्ले स्टोर का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, जिनके आगे भी प्ले स्टोर है, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट मिलेगा। अब गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट हमको क्यों रिक्वायर्ड है? हमको इसलिए रिक्वायर्ड है, अगर हम रन टाइम में कोई गूगल प्ले सर्विसेज को रिक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि गूगल मैप्स है, गूगल की एपीआई को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमको गूगल एपीआई, गूगल प्ले सर्विसेज जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में अगर वो चीज टेस्ट करनी है तो हमको गूगल प्ले स्टोर की रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं तो हमको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मोस्टली केसेस में हम रखेंगे, क्योंकि हमको एक जब हमारी ऐप लाइव हो जाएगी तो हम ये भी टेस्ट करते हैं कि प्ले स्टोर से एक यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे हमारी ऐप को और चला के देखेंगे, तो एक रॉ हमको आइडिया होगा कि हमारा यूजर अगर हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को इंस्टॉल करता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमको रिकॉल हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट जब हम दे तो हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। ठीक है, तो इसलिए प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको ले लेना चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो वो भी एक मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, पर अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो और गूगल प्ले सर्विसेज के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप 4-5 बना रहे हो तो उसमें एक प्ले स्टोर वाला ले सकते हो, तो उसमें आपको पता होगा कि ये प्ले स्टोर वाला है, तो इस पे रन करेंगे तो हम गूगल प्ले सर्विसेज कोई काम कर रहे हैं तो वो भी हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पिक्सल 4 को सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो इमेजेस हैं, इमेज फाइल पता है ना आप लोगों को? गेम्स गेम्स खेले हैं आप लोगों ने? जिन्होंने गेम्स खेले और जो उस फेज से आए ना, जो पहले डीवीडीज लाते थे, सीडी ड्राइव्स लाते थे, और मुझे याद है कि निकला हूँ बहुत रिसेंटली, तो मुझे पता है पहले डीवीडीज सीडी ड्राइव्स होते थे। उससे पहले तो फ्लॉपी डिस्क होती थी, अगर आपको पता हो तो। वो तो बहुत टाइम चला गया, उसके बाद सीडीज आ गई, फिर डीवीडीज आ गई, अब तो पेन ड्राइव्स आ गई। अब तो लोग हार्ड ड्राइव साथ में लेके घूमते हैं। ठीक है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब गेम्स आते थे डीवीडीज में। जैसे अगर GTA 5 लेने गए आप, तो एक पूरा कैसेट मिलता था, डीवीडी कैसेट, सेट ऑफ 3। उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या होता था, इंसर्ट डिस्क 1, तो हमको सीडी डालनी पड़ती थी। फिर जब सीडी 1 का काम खत्म हो जाता, डीवीडी 1 का काम खत्म हो जाता, तो हमको डीवीडी 2, फिर डीवीडी 3, और इस तरीके से हमारा गेम सेटअप होता था। बट फिर मैंने देखा कि एक टाइम के बाद में ऐसे आईएसओ इमेजेस बनने लग गई, इमेज फाइल्स क्रिएट होने लग गई। अब नेट पे क्या मिलता है, मुझे डायरेक्ट वो इमेज फाइल्स मिल जाती, मुझे सीडीज की जरूरत नहीं है। मैं टोरेंट से वो 2 इमेज फाइल डाउनलोड करूंगा, और जैसे हमारे सिस्टम को ऐसा लगेगा कि मैं 3 ड्राइव्स, 3 डीवीडीज को यूज कर रहा हूँ, जबकि 3 डीवीडीज की जगह 3 आईएसओ इमेजेस है जिसके अंदर वो कंटेंट पड़ा है। आजकल आप बूटेबल पेन ड्राइव भी बनाते हो तो वहां पे भी इमेज फाइल मिल जाती है आपको। पेन ड्राइव में उसको इंसर्ट करो, एंटर कर दो बूटेबल बना के, और जैसे ही आप शट डाउन कर, मतलब अपने लैपटॉप को शट डाउन करके वापस स्टार्ट करोगे विद इंसर्टेड बूटेबल पेन ड्राइव, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपको ये इंस्टॉल करना है, विंडोज या जो भी आप इंस्टॉल सेटअप करना चाहते हो। फिर आपको ड्राइव का ऑप्शन पूछेगा, फिर आप पूरा इंस्टॉलेशन करोगे और आपका ओएस सेटअप हो जाएगा उस ड्राइव के अंदर। तो वो इमेज फाइल्स आजकल मार्केट में चल रही, तो ऐसे ही हमारे ओएस की भी इमेज फाइल्स यहाँ पे मिली हुई है। एक सेकंड ना, आई एम गेटिंग अ कॉल। ठीक है, तो ये वो इमेज फाइल्स हैं जो आपको ओएस के लिए मिलेगी। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा ओएस चाहिए। तो आप कहोगे यार हमको सारे ओएस डाउनलोड करने क्या? नहीं, जो सिलेक्टेड ओएस होंगे ना, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यार इस ओएस, आप एक टाइम पे आइडिया लग जाएगा आपको कि यार इस ओएस वर्जन के बाद ना एंड्रॉइड ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो अगर इस पे हमारा ऐप चल रहा होगा ना तो इन सब पे चलेगा। तो वो आपको जो टिपिकल है, जैसे एंड्रॉइड के फेस में अगर मैं बात करूं तो 6 वर्जन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, 8 वर्जन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, और अभी 11 वर्जन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। तो अगर आपने 3 इस ओएस के वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर लिए तो आप इन पे टेस्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट मैंने एक कर रखा है, क्योंकि मुझे टेस्टिंग पर्पस के लिए नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है फॉर प्रैक्टिसिंग।
स्टूडेंट्स को बताने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कर रखा है, आपके आगे यहाँ पे सब में डाउनलोड आ रहा होगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो। तो आपको इंटरनेट चाहिएगा इसके लिए, क्योंकि ये आईएसओ फाइल्स जो है, जो इमेज फाइल्स जो है, इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इनको अपनी वर्चुअल डिवाइस पे सेट कर पाओगे। ठीक है, तो इनमें से एक सेटअप कर लेना जो स्टेबल वर्जन है। ये देखो अभी स्टेबल नहीं है, प्राइवेसी सैंडबॉक्स, देन ये आपका अपसाइड डाउन के। अब ये स्टेबल वर्जन आ गया है, इसके बाद में ऐसे डेवलपर प्रीव्यू करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और रन टाइम में आएंगे, तो उनको मत यूज करना। ठीक है, वो सिर्फ इसके लिए होता है कि अगर आप कोई रिसर्च करते हो एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड में कुछ नया चीज जान रहे हो या उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अनटिल एंड अनलेस आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप क्या करोगे, जो स्टेबल वर्जन है उसको प्रीफर करना, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको रिजल्ट, रॉ रिजल्ट देगा कि हाँ इस पे नहीं चल रहा है, इस पे चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है। आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, इस पे टैप करना और देखो ऐसे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये नियर अबाउट 1 to 2 GB के बीच में रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 GB तो नहीं कहूंगा मैं, 1.25 या 1.5 तक रहेगा। ठीक है, बट मुझे ये नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कर रखा है। तो मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपका आता है एवीडी नेम। अब मुझे कौन बताएगा यहाँ पे नेम कैसा रखना चाहिए, जैसा उसने नाम रख रखा है वैसा ही रखना चाहिए या अपने नाम से बनाना चाहिए? कमेंट है आपके पास में? देखो मैं ऐसा इंटरेक्टिव सेशन रखूंगा, आपको जो लग रहा है दिमाग में आप बता सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है सही होने की। आप गलत होंगे तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वॉट यू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है कि यार मैं एवीडी का नाम रख रहा हूं, तो मैं नाम क्या रखूं? ये जो नाम ये बता रहा है ऐसा ही नाम रखूं, या मैं अपना खुद का नाम रखूं? जैसे मेरा नाम है रौनक, तो रौनक एवीडी रखूं? क्या नाम रखना चाहिए? WS क्यूबटेक एवीडी रखूं? क्या रखूं मैं यहाँ पे नाम? वेरी गुड, वेरी गुड। अपने नाम से रख सकते हो, बट अपने नाम से आपको क्या नहीं मिलेगा? देखो कई लोगों ने बोला है कि सेम नेम रखना है, कई लोगों ने बोला है कि अपना नाम रखना है। अब जिन्होंने अपना नाम रखना है रख सकते हो, ताकि आपको क्लियरेंस रहे कि भाई यार ये मैंने एवीडी बनाया। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 4-5 एवीडीज बना लोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एवीडी में कौन सा वर्जन है, कौन सा एपीआई लेवल है, और उसमें कौन सा स्किन है। जैसे पिक्सल 4 API 33, अब 3 की जगह आप अपना कर दो कि मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूं, तो मैं प्रैक्टिस रख दूंगा। ठीक है, या जो भी आपका अदर चीज है आगे का, ये जो चीज है ना एपीआई लेवल और मॉडल नेम, इसको आप ऐसे ही रखो। इससे क्या होता है ना, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आपके पास में 4-5 एपीआई हो, मतलब 4-5 एवीडीज आपने बना रखे हो, तो आपको नाम से पता लग जाएगा कि फोन का मॉडल कौन सा है और इसके अंदर एपीआई कौन सी है। दिस इज द बेस्ट केस टू नेम। इसके आगे आपको कुछ अपना नाम देना है तो वो आप दे सकते हो, बट ये चीज एज इट इज रखना आपके इजी रहेगा नाम नेमिंग में। ठीक है, जैसे है वैसा ही रखना चाहिए, बिकॉज किस मॉडल पे रन हो रहा है ये हमें समझ में आएगा बाद में। यस, डिफरेंट बट लाइक iPhone 5। क्या डिफरेंट है? ठीक है, मतलब आप नाम ऐसा रखो जिससे कि काम पता चले। हमेशा मेरी प्रोग्रामिंग में ये एक मेन मोटिव हमेशा ध्यान रख लेना, नाम ऐसा होना चाहिए जिससे काम का पता चले। ठीक है, और अपनी रियल लाइफ में काम ऐसा करो कि नाम का पता चले, प्रोग्रामिंग में नाम ऐसा रखो कि काम का पता चले। ये दोनों चीजें अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, ये हम सेट करके आ चुके हैं तो इनको हम चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं हमको। अब हम आ जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमको कौन सा मोड ओपन करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप पोर्ट्रेट मोड को ही चलाओगे, ये ध्यान रखना। अब पोर्ट्रेट से क्या रन टाइम में लैंडस्केप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो आप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप हम तब रखेंगे जब हमने कोई ऐसी ऐप बनाई है जिसमें हम लैंडस्केप मोड ही रख रहे हैं, जैसे कि कोई गेम बनाया है या कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड में चलती हो, तो हम ऐसा करेंगे। बट हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑप्शन होता है रन टाइम में, जब आप वर्चुअल डिवाइस चलाते हो तो आप उसको रन टाइम में ही लैंडस्केप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, एडवांस में कर पाएंगे। ये ऑटोमेटेड होते हैं। 2 तरह के ग्राफिक्स होते हैं, पता है आप लोगों को? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइडिया है आपको? अच्छा, कोई ऐसा है जो जो एडिटिंग करता हो या करी हो, जैसे मैं करता हूँ? मतलब मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं क्योंकि रील्स वगैरह बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ खुद से ही। तो मैं यूज करता हूँ प्रीमियर प्रो। तो वहां पे भी ग्राफिक्स की जरूरत होती है। आपको पता है आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी चीज अगर आपको दिख रही है ना, तो बिना ग्राफिक कार्ड के दिख ही नहीं सकती। तो ग्राफिक कार्ड तो होता है, बाय डिफॉल्ट एक ग्राफिक कार्ड आता है जो आपको चीजें दिखाता है। जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, वो बिना ग्राफिक कार्ड के आपको नहीं दिख सकता।
अब हमको फ्रेम्स पर सेकंड ज्यादा करनी होती है, हमको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो गेम्स वालों के लिए जो हाई ग्राफिक्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि आपका 3D मॉडलिंग हो गया, देन आपका प्रीमियर प्रो हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, तो इन चीजों के लिए, गेमिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड्स एडिशनल आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो, पता है आपको। तो कुछ तो होते हैं जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं आपको, कुछ होते हैं हार्डवेयर की हेल्प से आप ग्राफिक्स को बिल्ड करते हो। तो हार्डवेयर हमेशा टाइम लेगा लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। सॉफ्टवेयर फास्ट होगा इनिशियली, बट वो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देगा जितना हार्डवेयर देगा। बट हमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। रन टाइम में जो बेटर सुटेबल लगेगा हमारे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे वर्चुअल डिवाइस को। ठीक है, क्लियर है? यस तो जो आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, जो ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे ना, उनको आइडिया होगा कि ग्राफिक कार्ड्स का क्या रोल होता है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड क्यों लगाया जाता है। ठीक है, वो फ्रेम्स पर सेकंड्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो हैंग ना हो। ठीक है, क्योंकि आप इतना एक्सटेंसिव ग्राफिक्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हम एक वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर रहे हैं तो हम ग्राफिक्स को तो यूज ही कर रहे हैं एक्सटर्नल लेवल पे, बट कंट्रोल्ड वे में, ऐसा कुछ एक्सटेंसिव नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड रहने दे सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको अनेबल करना है कि डिसेबल करना है। ये डिवाइस फ्रेम है, इसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, डिवाइस स्किन, स्क्रीन नहीं। स्क्रीन तो जहां पे आपका कंटेंट दिखेगा, आपका फोन का कंटेंट दिखेगा। स्किन होता है जो बैकग्राउंड होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉडल है, वो आपका स्किन कहलाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में जाना नहीं है और ना ही आपको कुछ चेंजेस करने हैं until and unless it is not required। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ एडवांस सेटिंग्स में होता क्या है। तो एडवांस सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे आप कैमरा भी सेट कर सकते हो कि भाई यार वर्चुअल डिवाइस है तो वर्चुअल डिवाइस में कैमरा तो कहाँ से लाओगे आप कैमरा, बट ला सकते हो ना। आप कहाँ चला रहे हो वर्चुअल डिवाइस को, अपने लैपटॉप पे या पीसी पे। तो लैपटॉप पे तो वेबकैम होता है और पीसी में आपने अलग से वेबकैम अगर लगा रखा है तो वो ऑप्शन आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे देखो वेबकैम का ऑप्शन होगा दोनों ही केस में, बैक में और फ्रंट में, तो आप लगा सकते हो। तो जैसे ही ओपन होगा, आप एमुलेटर से कैमरा ओपन करोगे तो आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा। फ्रंट और बैक एंड पे, बैक कैमरा पे, दोनों पे वेबकैम चलेगा। आपको नहीं चाहिए तो आप एमुलेटेड वर्चुअल सीन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्या होंगे, प्री डिफाइंड, ऐसे जैसे ही आप चलाओगे ना कैमरा को तो ये कहना है एनिमेटेड वर्चुअल सीन चल रहा होगा। ऐसे जैसे कोई किसी का लिविंग रूम है, कार्टूनिश लिविंग रूम है, और आप जैसे कैप्चर करोगे तो वो इमेज वहां कैप्चर हो जाएगी। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल डिवाइस में हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे, तो हमको क्या ही फर्क पड़ रहा है कि हम रियल चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहे। हमारे ऐप में हमने वो कोड लिखा होगा कैमरा को ओपन करने का और ओपन करके इमेज को कैप्चर करके इमेज को लाने का। अगर वो चीज आ रही है तो ये कोड सही चल रहा है और ये रियल डिवाइस पे ऐसे ही चलेगा। बस वहां पे क्या होगा, वर्चुअल सीन ना होके रियल कैमरा वाला सीन होगा। ठीक है, देन यहाँ पे नेटवर्क की स्पीड, ये भी टेस्टिंग में काम में आती है कि हम कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें हमको ये टेस्ट करना है कि स्पीड कैसी है, स्पीड लो पे कैसे यूजर को फंक्शन करवाना है, हाई स्पीड पे कैसे फंक्शन करवाना है। तो यहाँ पे लेटेंसी और स्पीड पे आप काम कर सकते हो। ये रन टाइम में भी चेंजेस कर सकते हैं वर्चुअल डिवाइस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। फिर आपका आता है एमुलेटेड परफॉर्मेंस। व्हाट इज दिस? ये एमुलेटेड परफॉर्मेंस क्या है? अब देखो, मैं ये जो वर्चुअल डिवाइस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, तो ये आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में मिलता है। तो अगर आप एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हो तो ये ऑप्शंस आएंगे। अगर आप ब्लूस्टैक्स डाउनलोड कर रहे हो या कोई दूसरा एमुलेटर डाउनलोड कर रहे हो तो अलग ऑप्शन आएंगे, लेकिन सिमिलर होंगे, ऐसे ही सिमिलर होंगे। ठीक है, तो कभी ना कभी जब आप एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करोगे और एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करोगे तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो एमुलेटेड परफॉर्मेंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोल्ड बूट एंड क्विक बूट। कौन बताएगा मुझे इसका क्या आइडिया हो सकता है? हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर भी आप आइडिया दे सकते हो। हाँ, इमेज पिकर यूज करते हैं तब दिखाई देता है। गुड पल्लवी। सर एवीडी रन करने के लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एवीडी तो आप 2 GB रैम में भी कर सकते हो, बट मेरा प्रीफर्ड रहेगा बेसिक एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास में 8 या 12 या 16 GB है तो आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप यूज भी करो। नहीं तो जिनके 4 GB है वो एक बार क्रिएट करके देख लो, इमरजेंसी केस में यूज करो, नहीं तो आप रियल डिवाइस पे अटैच करो। और मेरी प्रोग्रामिंग जब अपन प्रोसेस करेंगे ना, जब हम कोर्स में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा, आपने रियल डिवाइस पे ही टेस्ट करना, वर्चुअल डिवाइस पे मत टेस्ट करना। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना आना चाहिए, उस पर रन करना आना चाहिए। ये आपके जब आप प्रोफेशनल वर्क करोगे तब आपको काम में आएगा। अभी के लिए रियल डिवाइस पे टेस्ट करना, आपकी जितनी भी एप्स आप बना रहे हो, आपका पूरा एक फोल्डर बन जाना चाहिए आपके फोन में कि देखो हमने
इतनी एप्लीकेशंस बना ली है, आप किसी को दिखाओ तो आप बता सको देखो मैं इस टाइप का काम कर रहा हूँ, मैं फ्लटर में ऐसी एप्लीकेशंस बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आपके फोन में एड प्रेजेंट होना चाहिए। 8 GB i3 सफिशिएंट है ना वर्चुअल डिवाइस के लिए? यस सफिशिएंट है। लेटेस्ट वर्जन है तो बेस्ट है, i3 हो, i5 हो, i7 हो, लेटेस्ट वर्जन इज प्रिफर्ड, ठीक है। तो अब कोल्ड बूट का और क्विक बूट का आइडिया नहीं लग रहा है नाम से, जो कोल्ड बूट यानी ठंडा, क्विक बूट यानी फास्ट यानी कि गर्म। अब इनका रेफरेंस क्या है? देखो, अगर आप कोल्ड बूट, बूट का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट करना, बूटिंग प्रोसेस, समझ रहे हो? बूटिंग, जैसे आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हो तो उसको कहते हैं बूट करना, इसलिए वो बूट ऑप्शंस होते हैं जहां पे आपका वर्चुअलाइजेशन मिलता है। हाँ, एक और चीज इससे मेरे को याद आई, अगर आपके हेक्सम डाउनलोड नहीं हुआ है या आपके वर्चुअल डिवाइस नहीं चल रहा है तो आपको सबसे पहला एक चीज तो ये पता कर लेना है बूट मेन्यू में जाके कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर वो ऑफ है तो उसको अनेबल करना पड़ेगा आपको, वर्चुअल डिवाइस वर्चुअलाइजेशन को। वर्चुअलाइजेशन आप अनेबल करोगे तभी आपका हेक्सम इंस्टॉल होगा। हेक्सम इंस्टॉल होगा तो आप अपने पीसी के अंदर कोई भी तरह का वर्चुअल डिवाइस चला पाओगे, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं इसके ऊपर। तो कोल्ड बूट मतलब बूट होगा, जब वो बूट होगा तो कोल्ड और क्विक में क्या फर्क है? कोल्ड और क्विक में ये फर्क है कि जैसे मैंने यहाँ पे वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रखे हैं, आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, मैंने 5 बना रखे हैं। अभी जब मैं रन करूंगा ना, तो अगर ये कोल्ड बूट वाला हुआ वर्चुअल डिवाइस, तो ये बताऊं कैसे स्टार्ट होगा? जैसे कि आपका फोन रीस्टार्ट हो रहा हो, वो पहले गूगल का लोगो आएगा, फिर एंड्रॉइड का लोगो आएगा, फिर मेरा वो स्टार्टअप वाली स्क्रीन आएगी, फिर मैं उसको अनलॉक करूंगा, फिर वो मेन लॉन्चर स्क्रीन आएगी मेरी, और फिर मैं रन कर पाऊंगा। तो फिर क्विक बूट में क्या होगा? क्विक बूट में जहां आपने लास्ट अपनी वर्चुअल डिवाइस को क्लोज किया होगा वो वहीं से शुरू हो जाएगा, लाइक योर एसएसडी। तो आप कहोगे यार क्विक बूट ही करेंगे ना अपन, फिर क्यों कोल्ड बूट करें? ये तो हमारे लिए बेस्ट है, हमको कभी भी रन करना हुआ। समझ रहे हो ना मेरा पार्ट? मतलब अगर आपने बंद कर दिया अपने वर्चुअल डिवाइस को, अब वापस जब रन करोगे ना तो वो वहीं से शुरू होगा जहां आपने लास्ट क्लोज किया था, क्विक बूट के अंदर। और अगर कोल्ड बूट है तो अगर आपने बंद कर दिया अपने वर्चुअल डिवाइस को, तो ये जैसे फोन रीस्टार्ट होता है ना, वैसे रीस्टार्ट होगा जब भी आप वापस स्टार्ट करोगे। तो आपका टाइम बचेगा 10 से 15 मिनट बेसिक, ठीक है। बट अगर ये फीचर आपको मिल रहा है तो इसके साथ में एक प्रॉब्लम भी आएगी। वो प्रॉब्लम नहीं है बट वो एक चीज है कि कोल्ड बूट वाली जो एवीडीज होगी ना, उनका साइज छोटा होगा। क्विक बूट वाली जो एवीडीज होगी वो इनका डबल द साइज होगी या ट्रिपल द साइज होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो मैनुअली क्विक बूट कर सकते हो अगर आपके पास में स्पेस फ्री है तो आप, सॉरी, क्विक बूट कर सकते हो अगर आपके पास में स्पेस फ्री है, नहीं तो कोल्ड बूट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आपका रन हो गया ना वर्चुअल डिवाइस, फिर जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक वो रीस्टार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप जितनी बार भी रन करोगे तो रीस्टार्ट हो रहा है, नहीं। अगर आपने क्लोज कर दिया वर्चुअल डिवाइस को तो अब जब वापस चलाओगे ना तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। बस ये होता है कोल्ड बूट, ठीक है। यहाँ पे एक स्नैपशॉट का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर जगह से, ये आपको रन टाइम में क्रिएट करना होगा स्नैपशॉट, कि जितनी बार भी मैं स्टार्ट करूँ तो इसी जगह से स्टार्ट हो, तो वो स्नैपशॉट से भी आप इसको रन करवा सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्विक पुट कर देता हूँ। फिर हमारे पास में रैम वर्चुअल हीप का ऑप्शन आता है, ये आप चेंजेस कर सकते हो। अभी मेरे पास में स्पेस लो होगी इसलिए ये को ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट आप इसको चेंजेस कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट 1.5 GB का ऑप्शन दे रहा है। और वर्चुअल हीप में, वर्चुअल हीप मतलब क्या हो गया? रन टाइम में जो कैशे मेमोरी होगी ना वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है। तो 238 या 228 नियर अबाउट 250 MB का स्टोरेज होगा आपका, ठीक है, फॉर वर्चुअल हीप। यानी कि जो कैशे मेमोरी होती है, जैसे ओएस में भी आप देखते हो तो एक वर्चुअल कैशे मेमोरी होती है ओएस की खुद की, ठीक है। देन इंटरनल स्टोरेज, तो आपको इंटरनल स्टोरेज को चेंज करना है कि कितना स्पेस देना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। चेंज मत करना, ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, अगर जरूरत पड़े तो चेंज करना, ठीक है। देन अगर आपको एसडी कार्ड मैनेज करना है, एक्सटर्नल करना है, तो एक्सटर्नल का सिलेक्शन दे सकते हो। आपको कितने स्पेस देना है तो वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे कि भाई आपने ऐसा कोड लिख रखा है कि यूजर के एक्सटर्नल कार्ड, आजकल तो एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आजकल आप देखते हो ना जितने भी फोन आ रहे हैं, अब कहाँ है? अब फोन्स में इंटरनल स्पेस ही इतना आता है, और वो ऐसे वेरिएशन देते हैं 64 GB, 128 GB, 256 GB या फिर 512 GB, ऐसे ही आते हैं वेरिएशन आपके वेरिएंट्स। 5-5 हजार का गैप होता है इनके अंदर, बाकी सब सेम फीचर्स हैं, बस 5 हजार बढ़ जाएंगे अगर आपने डबल कर दिया है साइज को। तो एसडी कार्ड का स्लॉट अब हट गया। वहां पे क्या मिलता है आपको आजकल? अगर आप देखो तो 2 सिम का स्लॉट मिलता है, और पहले आता था कि भाई एक सिम को हटाओ, या तो 2 सिम लगाओ या एक सिम और एसडी कार्ड लगाओ, पता है ना ये चीज आपको। और अब तो ये भी बंद हो गया है, अब तो एसडी कार्ड का
कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया कहीं कहीं डिवाइसेस के अंदर। आप निकालोगे तो सिर्फ 2 सिम डालने का ऑप्शन मिलेगा, और आने वाले टाइम में सिम भी हट जाएगी, इलेक्ट्रिक सिम आने लगे, ई सिम, देखा है आपने? तो वो सिम आने के बाद में आप सीधा सिम को जो है ना वर्चुअली मैनेज करो, ठीक है? समझ में आया? तो आपको एसडी कार्ड वाला अगर आपने कोड कर रखा है तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। मेरे पास में चेंजेस करने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास में अभी इतनी स्पेस नहीं होगी, तो इसलिए मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा है चेंज करने का, ठीक है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑप्शन अनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, इसका मतलब आपकी स्पेस खाली नहीं है। मेरी स्पेस खाली नहीं है क्योंकि मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब रहती है, तो इस वजह से भर जाता है डेली। मैं रात को इसको खाली करता हूँ, अगले दिन वापस मेरी 7 क्लासेस होती है तो भर जाता है पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, इसलिए ये थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है? फिर आता है अनेबल्ड स्क्रीन फ्रेम, ये पहले भी मैंने बताया था आपको। आप यहाँ पे दूसरा स्क्रीन भी सेट कर सकते हो, बट इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्किन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली जो अंदर का स्क्रीन है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। कीबोर्ड इनपुट लेना है कि नहीं लेना है वो आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो और हाइड कर दो, ठीक है? ये हमने डिटेल में जान लिया। अब हम आ जाते हैं फिनिश के ऊपर। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा ये वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगी। हो गई यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट, 513 MB। जब मैं क्रिएट करता हूँ तो इतनी होती है, क्योंकि ये कोल्ड बूट है, सॉरी हॉट क्विक बूट है। तो आप साइजेस देखो, 16 GB, 11 GB, 10 GB। तो आपने इतनी सारी क्रिएट क्यों कर रखी है? क्योंकि कुछ डिवाइसेस हैं जो मेरे लिए प्रीस्क्राइब मैंने बना रखी है, जो मैं प्रोजेक्ट पे इन पे टेस्ट करूंगा ही करूंगा, और कुछ मैंने स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है कि भाई स्टूडेंट के टाइम में, क्योंकि इनमें भी मैं ऐप इंस्टॉल करूंगा तो वो बनती रहेगी, ऐप्स उनमें इंस्टॉल होती रहेगी, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस बना रखी है, ठीक है? आपको इतनी सारी नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? आपको एक बना के देख लेनी, जैसा जिस प्रोसेस को आज हमने फॉलो किया है ना, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको एक बना लेना है। पता रहना चाहिए कैसे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट होती है, ठीक है? और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। सर प्रोजेक्ट रन करने पे एवीडी लैग करता है सर, ब्लिंक करता है बार बार, तो उसको प्रॉपर ग्राफिक कार्ड वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब ग्राफिक कार्ड का प्रॉपर सपोर्ट नहीं। ब्लिंक क्या हैंग तभी होगा जब रन टाइम में प्रॉपर उसको रैम का सपोर्ट या ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट नहीं है। एंड क्विक बूट चेंजेस आर मेड इन आवर ऐप एट दैट इंस्टेंस व्हेन वी सेव आवर वर्क। नहीं नहीं नहीं, ये क्विक बूट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? ये वो वाला नहीं है कि आपकी ऐप से रिलेटेड है, ये आपके सिर्फ उससे रिलेटेड है गुनीत, है ना? कि भाई आपका रन टाइम रन कैसे होगा और बूट के अंदर क्या होगा, बूट करोगे तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा आपका वर्चुअल डिवाइस। सर प्रोजेक्ट रन करने पे आइडिया लग गया आपको। मेरा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन i5 24 GB रैम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अक्षय, फिर भी एमुलेटर ब्लिंक करता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो परफेक्ट है, 24 GB रैम, 512 SSD। कोई नहीं, आप आज क्रिएट करो, ठीक है? कल वाले सेशन में आप सभी क्रिएट करना और एक एक करके आप मुझे बताना आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम स्क्रीन शेयर करके उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? सर स्टोरेज बढ़ाने का कुछ फायदा है? आई मीन फास्ट स्टोरेज बढ़ाने से नहीं, रैम बढ़ाने से फायदा हो सकता है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। दूसरा, अगर आप स्विच करना चाहो तो HDD से SSD में स्विच हो सकते हो, हालांकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, और तो आप कर सकते हो ये चीज। प्रिस्क्राइब नहीं है, बट अगर आपको वो टाइम कम करना है तो उस केस में मैं आपको सजेशन दूंगा, बस ये है। भैया एक बार एवीडी करने के बाद कॉन्फ़िग उनको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास में सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिटेल्स में वो चेंजेस नहीं कर पाओगे कि ओएस चेंज करना है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो इसमें क्या है, फिर आप उसको डिलीट मार सकते हो। और यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से ओएस का चेंजेस नहीं है, हाँ कर सकते हो ओएस भी, बट प्रिस्क्राइब नहीं है। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने टिरामिसु किया, इसकी जगह मेरे को कोई दूसरा सेलेक्ट करना है, फिनिश कर दोगे तो चल जाएगा आपका। चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है इसमें कर सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हो। 3 डॉट से आप इसका आइडिया ले सकते हो कि कोल्ड बूट करना है कि क्विक बूट करना है, डुप्लीकेट बनाना है, वाइप डेटा, अंदर का डेटा पूरा का पूरा वाइप करना है आपको, एकदम फ्रेश इंस्टॉल करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो रन नहीं हो रहा हो, अगर रन हो रहा होगा तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है? देन व्यू डिटेल, शो ऑन डिस्क, डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। शो ऑन डिस्क मतलब ये कई जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल ये कई जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा आपके .avd नाम के फोल्डर में, तो वहां जाके आपको अपने एवीडीज मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है?
नहीं सर, नए अपडेट में प्रॉब्लम है, शायद मेरे भी ब्लिंक करता है, आपके भी ब्लिंक करता है, बट अभी मैं रन करता हूँ, मेरा भी अपडेटेड है, लेटेस्ट फ्लैमिंगो से मैंने अपडेट कर रखा है, अभी जो मैंने बनाया है प्रैक्टिस वाला, इसको हम रन करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा क्यों ब्लिंक कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए ब्लिंक करता है कि या तो ग्राफिक कार्ड का इशू है, रन टाइम ग्राफिक का इशू आ रहा है, या फिर ब्लिंक हो रहा है ना तो ग्राफिक का इशू होता है। हैंग हो रहा है तो हम सोच सकते हैं कि रैम का इशू है। ठीक है, तो इसको रन होने दो। तो ये वर्चुअल डिवाइस आ गई, और ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर में, ये इसको कहते हैं हम स्किन, और जो अंदर चल रहा है ना ये आता है आपका स्क्रीन। ठीक है, और ये पहली बार जब आप चला रहे हो ना तब तो रिस्टार्ट ही होगा, तब तो आप कैसे क्विक बूट करोगे, आपने पिछली बार चलाया होगा तो वहां से शुरू होगा, पहली बार तो रन होगा ही ऐसा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा ना इसको, अगर क्लोज करके वापस चलाऊंगा तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा डेवलपमेंट स्पीड जो है ना, टाइम जो है वो बचाएगा, तो मेरा स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो ये जरूर रहता है इसमें। ठीक है, एक बार इसको रन होने दो, फिर हम इस पे अपना प्रोजेक्ट भी रन करेंगे, और फिर इस 3 डॉट्स में ये ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनका क्या रोल है ये भी हम समझेंगे। तो हमारा वर्चुअल डिवाइस जो एंड्रॉइड स्टूडियो में मिलता है उसका आइडिया हमको लग जाएगा। और जिनके भी ब्लिंक हो रहा है कोई इश्यू नहीं है, आप ना एक बार क्रिएट करो और कल वाली क्लास में हम एक एक करके सबके प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको या तो सजेस्ट कर लूंगा कि यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करो या ये क्लीन रखो, तो हो सकता है कि आपका ये कम लैग हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार फिर से आप आज जाके एक नया प्रोजेक्ट, नया वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना, सबको डिलीट मार देना, नया वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना, और फिर कल वाली क्लास में यू कैन लेट मी नो कि भाई यही प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज आ रही है, हम उनको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्टेट सेव कर लेता है हर इम्यूनेटर हर बार, यस। जब हम क्विक बूट करते हैं तो, जब हम कोल्ड बूट करते हैं तो वो स्टेट सेव नहीं करता है। वो अगर आपने बंद कर दिया तो, बंद कर दिया तो वो फिर से स्टार्ट होगा, तो पूरा का पूरा आपका रिबूट होगा। चलो, जब तक ये रन हो रहा है ना तब तक हम ऊपर की सेटिंग्स देख लेते हैं, हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं। देखो यहाँ से आपका पावर बटन होता है, स्विच ऑफ नहीं होगा यहाँ से, पावर बटन नहीं होता आपके, जिसको टैप करने पे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ये वो पावर बटन है। ठीक है, यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, अप डाउन। ठीक है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट माना है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। फिर ये 3 बटन कौन से हैं? ये 3 बटन आपके फोन के अंदर नीचे होते थे पहले, अब तो नहीं होते आजकल। आजकल हमने क्या किया है, फोन के अंदर ना हम कोई बटन देते ही नहीं, पहले तो स्क्रीन होती थी और नीचे बटन आते थे। आपको पता होगा पहले स्मार्टफोन्स अगर आपने देखे, बीच का एक बटन होता था, एक बैक बटन होता था, एक सारे ऐप्स को ओपन करने का बटन होता था। तो वो बटन्स नहीं आते, अब उसकी जगह जेस्चर डिटेक्टर यूज में आता है, पता है आपको। आप जेस्चर लगा सकते हो, अगर आप स्वाइप करते हो राइट से या लेफ्ट से तो आपका बैक वाला काम करेगा। आप ऐसे बीच वाला बटन दबा दोगे, ऐसे स्वाइप कर दोगे, स्वाइप अप, तो आप लॉन्चर स्क्रीन पे आ जाओगे, सबसे बाहर आ जाओगे। और अगर आप उसको स्वाइप करके दबा के रखोगे, स्वाइप करने के बाद में, तो जितनी भी ऐप ओपन है वो सारी ओपन हो जाएगी। देखते हो ना आप ऐसा। तो वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे ये 3 बटन वही काम करेंगे। ठीक है, सेंटर बटन आप होम पे आ जाओगे, बैक बैक के लिए ये वाला बटन जब करेंगे ना तो जितनी भी एप्स रन हो रही होगी वो दिख जाएगी हमको एक एक करके, हम वहां से उसको क्लियर कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट का काम में आता है, ये स्क्रीनशॉट काम में आता है, एक तो पहली बार काम में आएगा जब आप ऐप बना रहे हो, तो ऐप को लाइव करते वक्त आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आपके ऐप के। ठीक है, तो उस समय आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे, तो आप अपने फोन पे चला के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे चला के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी चीज के दूसरी चीज आपको ये और कहाँ काम में आ सकते हैं, ये काम में आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या यूआई में कोई चीज है, ठीक है, वो आपको टेस्टर को भेजनी है या क्लाइंट को भेजनी है कि देखो हमारे तो सही चल रहा है, तो उस केस में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उस केस में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो स्क्रीन को कि भाई मेरे यहाँ तो सही चल रहा है या मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बताने के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो वर्चुअल डिवाइस पे भी। ठीक है, देन यहाँ पे एक स्नैपशॉट हम क्रिएट कर सकते हैं और इस स्नैपशॉट से वापस अपने सिस्टम को बूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। सर सिस्टम यूआई इजंट रिस्पॉन्डिंग क्यों आता है? ये ग्राफिक कार्ड की वजह से आता है। ये आपकी यूआई, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा एकदम ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी और फिर वापस से रन करेगा ये। तो मेरी भी अभी हैवी चल रहा है। ठीक है, मेरा रन टाइम जो स्पेस है ना वो कम है,
है तो SSD लेकिन कम है, और प्लस मैंने वर्चुअल डिवाइस भी बहुत बना रखी है, और एक वर्चुअल डिवाइस मेरी चल रही है, अगर आप देखो तो रन हो रही है, ठीक है, ये दूसरी आ गई है, ये देखो ब्लैंक स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो ये इश्यूज रहते हैं, आप इनको क्लीन करोगे ना तो आपका और फास्ट हो जाएगा। तो मैं जितना क्लीन रखूंगा ना इस चीज को, उतना ही फास्ट चलेगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर 3 डॉट्स पे जाते हैं। इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है, देखो आप अपने वर्चुअल डिवाइस पे लोकेशन सेट कर सकते हो। अब आप कहोगे लोकेशन की कहाँ जरूरत है, देखो ये मैं फर्स्ट क्लास में ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये अपन बाद में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वन टाइम लर्निंग है। आपको याद रहेगा ये चीजें क्यों रिक्वायर्ड रहती है, और ये यूज में भी कब आएगी, जब आप एक्चुअल में प्रोफेशनली वर्क करोगे तब, ठीक है। तो एक बार पता रहना चाहिए कि भाई इन सारे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, तो आप यूज टू हो जाओ। और मेरे को क्या लगता है ना कि जब आप आईडी से फैमिलियर हो जाते हो ना, तो आपको एक फ्रीडम मिलती है, एक फ्रीडम लगता है कि हाँ भाई यार ये चीज तो हमारे काम की है, मतलब इनको हम जानते हैं, तो आपको डेवलपमेंट करने में आसानी रहती है। इसलिए मैं आपको आईडी के हर एक कंपोनेंट से ना यूज टू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको लर्निंग भी हो रही है, आइडिया भी हो रहा है, और जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपके लिए ये जो यूआई है ये आपके लिए फैमिलियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोकेशन में आते हैं। अब लोकेशन में क्या होगा कि यार हमारे वर्चुअल डिवाइस का तो कोई जीपीएस होगा नहीं, कोई वर्चुअल डिवाइस से आप जीपीएस करंट लोकेशन ला नहीं सकते, वो तो आपके फोन्स में मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई जीपीएस वाला काम कर रखा है तो मैं यहाँ पे चेक कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप कोई लोकेशन सेट कर सकते हो, जैसे मैंने सेट करवाई और सेव पॉइंट करवा दिया, ठीक है। ये लोकेशन मैं सेट करवा सकता हूँ, सेट लोकेशन। तो अभी अगर मैं कोई भी जीपीएस का काम करूंगा, कोड लिखूंगा मेरे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर और इस एमुलेटर पे चलाऊंगा, तो मेरे को जो लोकेशन मिलेगी ना वो ये वाली मिलेगी। अगर वो मिल जाती है दैट मीन्स आपके जीपीएस का कोड परफेक्ट है, ठीक है। आपको करंट लोकेशन नहीं मिलेगी वर्चुअल डिवाइस में, बट अगर जो आपने सेलेक्ट कर रखी वो मिल जाती है तो परफेक्ट है। आप पता है अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर फेक लोकेशन सेट कर सकते हो, पता है किसी को? करना नहीं, क्योंकि आपके कई चीजें वर्क करना बंद कर देगी, बट आप कर सकते हो। जैसे किसी को लोकेशन भेजनी है और आपको बताना है कि यार मैं अभी घर पे नहीं हूँ या मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो आपने एक फेक लोकेशन सेट करी, और जब आपका जीपीएस ऑन होगा ना तो वो वही लोकेशन लेके आएगा, आपकी रियल लोकेशन नहीं लाएगा। तो ये आप सेट कर सकते हो, पता है किसी ने किया है। इन सम ऐप वी नीड टू नो कोऑर्डिनेट्स देन वी नीड टू अनेबल दिस ऑप्शन, यस। अगर हमको जीपीएस की जरूरत होगी सुप्रिया तो हम वो चीज करेंगे, ठीक है। तो हमको बस ये चेक लगाने के लिए कि भैया यार कोऑर्डिनेट्स मिल जाए अपन को। अगर कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं तो हम एमुलेटर के अंदर, वर्चुअल डिवाइस में तो रियल जो होंगे वही आएंगे, ठीक है, जीपीएस के थ्रू। देन डिस्प्लेस, यहाँ पे आप सेकेंडरी डिस्प्ले लगा सकते हो अगर आपका कोई ऐसा, हालांकि अपन कोई ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड नहीं करते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप सेकेंडरी डिस्प्ले भी लगा सकते हो। ऐड करोगे, अप्लाई चेंजेस करोगे, यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले आ जाएगा आपका। यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा, मतलब ये आप, मतलब आप कोई ऐसा ऐप बनाते हो ना, जैसे आपने गेम्स वगैरह खेला होगा, यहाँ तो काम नहीं आता। यहाँ कब काम में आएगा, जब आपने कैसे ऐप की बात बताऊं मैं, फोल्ड, सैमसंग फोल्ड के बारे में देखा है आपने? सैमसंग फोल्ड के अंदर 2 स्क्रीन होती है, पता है आपको? एक नॉर्मल स्क्रीन रहती है आपकी जो यूजर देखता है, और एक उसके फोल्ड होने पे यहाँ स्क्रीन दिखती है। तो अगर सेकेंडरी स्क्रीन है किसी फोन के अंदर, मल्टीपल स्क्रीन है, तो वहां कुछ अगर आपको करवाना है कि इधर मेन पे ये चल रहा है और सेकेंडरी स्क्रीन पे ये करवाना है, उसका कोड आपने कर रखा है और टेस्ट करना है, तो आप एमुलेटर पे इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, समझ पा रहे हो? तो ये ऑप्शंस आते हैं। तो ये सेकेंड स्क्रीन का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ऐसी मैक्सिमम आप 3 स्क्रीन बना सकते हो एक्स्ट्रा। देन सेल्यूलर, अब सेल्यूलर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अप्लाई चेंजेस नहीं किया क्या अपन ने, ये हट जाएगा, ठीक है। हम इसको ले जाते हैं साइड में। अब आप देखना इसकी बैटरी, बैटरी नहीं, सेल्यूलर है तो आपके नेटवर्क देखना। यहाँ पे भी नेटवर्क फुल आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखो। मैं इसको कम कर सकता हूँ, 5G करना है तो 5G कर सकता हूँ, LTE करना है तो LTE कर सकता हूँ, GSM करना है, GPRS करना है, सब पे अगर मेरे को टेस्टिंग करनी है, मतलब कभी कभार ऐसा रिक्वायरमेंट होगा ना कि यार मैं जो ऐप चला रहा हूँ वो इस नेटवर्क पे होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं पहले से वो नेटवर्क सेट करके देखूं, बट उस फोन में तो वो सेटिंग है ही नहीं, तो हम ये वर्चुअल पे कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ को आप
नन कर दोगे तो यहाँ देखो हट जाएगा, हट गया। सिग्नल पे देखो, सिग्नल देखो आपका खाली हो गया। पुअर करोगे तो बहुत छोटा सा भरेगा पुअर के अंदर, गुड करोगे तो फुल हो जाएगा या ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा, और ग्रेट करोगे तो पूरा नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रोमिंग लगाना चाहो तो रोमिंग लगा सकते हो कि रोमिंग में अगर आपको यूजर का फोन चल रहा है तो अगर आपको पता करना है, सर्चिंग में मतलब नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा है, होता है ना एक बार आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हो जो नेटवर्क सर्च हो रहा है, अभी तक नेटवर्क आया नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको वॉइस स्टेटस रोमिंग वॉइस कॉलिंग के लिए यूज में आएगा। आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जो कॉलिंग का काम करती है, जो यूजर के फोन में डायलर के बिना डायरेक्ट आपके फोन से आप कॉल लगा सकते हो ऐप से, तो वो फीचर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेकिंग करोगे कि भाई यार यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, सर्चिंग है, क्या चल रहा है। अगर इनमें से सर्च हो चुका है, नेटवर्क प्रॉपर आ चुका है तो हम कॉल लगा पाएंगे, नहीं तो कॉल नहीं लगा पाएंगे। आता है ना कॉल कैन नॉट बी, कॉल नॉट सेंड करके एक एरर आता है, वो ऐसे इस जगह पे आएगा। बट यहाँ तो कोई कॉल का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कोई टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम ऐसी सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका बैटरी का ऑप्शन, तो यहाँ देखो बैटरी का लेवल आप अप डाउन कर सकते हो, यहाँ बैटरी अपडेट हो जाएगी आपकी, धीरे अपडेट हो रहा है लेकिन अपडेट हो रहा है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में। ठीक है, देन बट जेल ब्रेकर से यूज आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। किस चीज की बात कर रहे हो अंजनी? हाँ, जेल ब्रेक करने के बाद में तो आपको सारी ग्राउंड परमिशंस मिल जाती है। आप रूट फोन को रूट कर देते हो ना, तो वहां पे यूजर्स क्या नाम है मैं भूल गया उसका, रूट परमिशन मिल जाती है, रूट एक्सेस। तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो प्रोग्राम से, टर्मिनल से। एंड्रॉयड टर्मिनल होता है उसमें, एंड्रॉयड के केस में। जिन्होंने रूट किया होगा फोन उनको आइडिया होगा। रूट किया है कभी किसी ने फोन? चैट में बता सकते हो मुझे, मैंने तो किया है। मैंने तो 2010 में किया था जब मैंने पहला एंड्रॉयड फोन परचेज किया था, जहां से मेरा पैशन भी क्रिएट हुआ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना, फिर एंड्रॉयड से फ्लटर में आना। तो मेरे पास में ना 4 ही वर्जन का अपडेट था। आप बिलीव करो मैंने एंड्रॉयड उस समय यूज किया है जब एंड्रॉयड नया था, एकदम नया इक्लेयर्स वर्जन था मेरे पास में, और मुझे आइसक्रीम सैंडविच तक अपडेट मिला। उसके बाद जो वर्जन आया ना आइसक्रीम सैंडविच का 4.0.3, मुझे अभी भी याद है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे फेसबुक के प्रोफाइल में अभी भी है। और इट वॉज एन लाइक अचीवमेंट फॉर मी कि वो उस प्रोसेस में मेरे को 2 बार मेरा फोन डेड हो गया था, पूरा डेड। फिर भी वापस वो प्रोसेस में मैं लगा, मुझे 2 रात लग गई थी पूरी की पूरी उसको सेटअप करने में। बट वो फाइनली हुआ और मैंने उसको, उसमें ऑफिशियल अपडेट नहीं था मेरे LG ऑप्टिमस के अंदर, बट आई गॉट द अपडेट फ्रॉम एक XDA डेवलपर करके वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रूट इमेजेस मिल जाती है हर स्पेसिफिक मॉडल की। उसको मैंने फाइनली सेटअप किया और चलाया काफी टाइम तक। तो रूट करने के बाद में आपको रूट एक्सेस मिल जाता है, फिर आप कुछ भी करवा सकते हो फोन के अंदर। वापस 3 डॉट्स पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये अब अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, मैं यहाँ से जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ही अपडेट होगा। फिर यहाँ पे अगर आप AC चार्जर कर दोगे तो ये यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, जैसे आपका वो आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जिंग में देखो ये चार्जिंग में। इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, अब बेटर है, ठीक है। बैटरी हेल्थ गुड, फेल डेड, जो भी आपको करना है वो यहाँ कर सकते हो। ओवर हीटेड, कई बार आप कैमरा यूज करते हो तो उसमें ओवर हीटेड आ जाता है और आपको कैमरा एक्सेस नहीं मिलता है। अब मुझे वो चीज चेक करनी, मेरे को, मैं कोई कैमरा ऐप बनाया है जो मेरा ऐप है जो कैमरा का एक्सेस करेगा, हार्डवेयर के कंपोनेंट को, कैमरा ऐप को नहीं, मेरे कैमरा हार्डवेयर को एक्सेस करेगा और एक कैमरा ऐप बनेगी मेरी, जैसे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। तो वैसा अगर आपने कैमरे का यूजेस किया है तो आपको चेक करना है कैमरा ओवर हीटेड, मतलब अपना सिस्टम ओवर हीटेड तो नहीं है। तो उस केस में ये आप चेकिंग के लिए, क्योंकि रियल डिवाइस में तो ऑप्शन आएंगे, लेकिन यही सेम चीज अगर मेरे को वर्चुअल डिवाइस में टेस्ट करनी है तो मुझे ये ऑप्शन देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सारे बैटरी रिगार्डिंग कर सकता हूँ। देन कैमरा रिगार्डिंग मैं वॉल और टेबल की, जो मैंने आपको कहा था ना वर्चुअल सीन इमेजेस, तो अभी बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल की इमेज आती है। आप अपने घर का लाइव जो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ लगा सकते हो। तो ये कैमरा ओपन होगा ना तो नॉर्मल कैमरा नहीं हो, मतलब एक्चुअल में तो कैमरा नहीं होगा, अगर आपने वेबकैम नहीं कर रखा तो आपका जो ड्राइंग रूम की फोटो है वो आ जाएगी और वैसे रेगुलेट हो रही होगी ऐसे। फिर आप जैसे कैप्चर करोगे तो जिस जगह पे आपने कैप्चर किया वो वाली फोटो क्लिक हो जाएगी और आपको फोटो मिल जाएगी जब हम इमेज पिकर वाला काम करेंगे। यहाँ से आप कॉल करवा सकते हो। ठीक है, आप अपना नंबर लिख दो कि कोई भी एक नंबर है, जैसे अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लेता हूँ। कॉल डिवाइस करूंगा तो यहाँ पे कॉल आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अगर आपने कोई अपनी ऐप में कॉल को हैंडल कर रखा है कि कॉल आएगा तो क्या करना है, तो उस केस में आपकी ऐप रिएक्ट करे उस चीज के लिए, तो आप वो टेस्टिंग कर सकते हो। आ गया? ठीक है, मैंने जूम इन कर रखा है, जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड कॉल कर दूंगा तो कॉल एंड हो जाएगी। मतलब मेरे को सिर्फ चेक करना है, इसमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स यूज होता है एंड्रॉइड के अंदर, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कॉल आया है कि नहीं आया, उसके बेसिस पे हमको कुछ रिएक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। ऐसा ही ना आपका ट्रू कॉलर भी करता है जब कॉल आता है तो आप देखना जब जैसे ही कॉल आता है ना, कॉल आते ही आपका ट्रू कॉलर नहीं आता है, एक दो सेकंड्स के बाद में आता है। उसका रीजन भी यही है, उसका ब्रॉडकास्ट रिसीवर को उसको पता चला कि भाई कॉल आया है, तो वो उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। फिर अब वो सर्चिंग करने लगता है, जैसे सर्चिंग लिखा हुआ आता है कि मैं अपने डेटाबेस में पता कर रहा हूँ कि ये नंबर किसका है। फिर एक दो सेकंड के बाद में वो आपको बताता है कि ये नंबर इसका है। ठीक है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, सेंड मैसेज करोगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैसेज आ जाएगा। नंबर लिख सकते हो कोई सा भी, आप रैंडम नंबर डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई सिम तो है नहीं, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। हमको तो बस ये चेक करना है कि अगर मैंने एसएमएस रिसीव करने का कोई कोड लगा रखा है अपनी ऐप में, तो क्या ये जो मैसेज मैंने सेंड किया वर्चुअल डिवाइस पे ये आ रहा है क्या। अगर ये मुझे रिसीव हो रहा है दैट मीन्स रियल टाइम में भी ये काम करेगा। ठीक है, ये कॉलिंग का हो गया। देन डायरेक्शनल पैड, ये यूज में अभी तो खैर यूज में आता नहीं, पहले आपने अगर देखा हो तो आपके ऐसे फोन आते थे, जैसे ब्लैकबेरी फोन यूज किया आपने, उसमें ऐसे पैड बना हुआ होता था, आपको कर्सर आता था उसमें, पैडर पैड करते थे आप, ऐसे राइट करते थे तो कर्सर इधर आता था, फिर लेफ्ट आता था, तो उस केस में यूज में आता है। ये एमुलेटेड डिवाइस ऐसी है जो टच वाली है, तो इसमें कोई एमुलेटेड डायरेक्शनल पैड है नहीं, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज किया है ना आपने ब्लैकबेरी के फोन को, देखा है ना उसमें वो बॉल बॉल होती है बीच में, वो डायरेक्शनल पैड है। वो वैसा पैड आपको, अगर आपका फोन वैसा है तो, आजकल तो सारे पूरे रियल स्मार्टफोन्स आते हैं पूरे के पूरे, आजकल तो स्क्रीन भी पूरी हो जाती है, स्क्रीन भी, इतना स्पेस भी नहीं है, पूरा स्क्रीन चाहिए आजकल लोगों को, बटन तक नहीं दिखता, इधर बैक साइड फोन और इधर पूरी स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन। तो आजकल तो ऑप्शंस नहीं है। देन आपको ये पता करवाना है, यूजर को चेक करवाना है कि हेडफोन इंसर्टेड है कि नहीं है, ऑडियो जैक इंसर्टेड है कि नहीं है, माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं है, तो वहां से आप ये कर सकते हो। देन फिंगरप्रिंट को करवाना है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैसे करवाएंगे, तो फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कुछ प्री डिफाइंड फिंगरप्रिंट, तो आप फिंगरप्रिंट्स को यूज कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे इसको, इस एवीडी को लॉक करवा सकता हूँ मैं अभी फिंगरप्रिंट से। अभी ये थोड़ा हैवी चल रहा होगा, सेटिंग्स में जाते हैं। आप स्क्रीन लॉक करते हो ना अपना, मोबाइल लॉक कैसे करते हो, एवीडी के क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया, स्प्रे थम थम स्कैनर से, फिंगरप्रिंट से, थम थम फिंगरप्रिंट से आप करते हो ना, पहले फिंगरप्रिंट को देते हो वहां पे अपने थम के, फिर वो कहता है आप प्रॉपर दो, एक लेफ्ट हैंड साइड से दो, फिर राइट हैंड साइड से दो, फिर टॉप से दो, ताकि आप कहीं से भी टैप करो तो वो फिंगरप्रिंट को टेस्ट करके आपका अनलॉक कर दे फोन को। तो वो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे, एमुलेटर में भी कर सकता हूँ मैं। बस एमुलेटर में हमारा फिंगरप्रिंट नहीं होगा, प्री डिफाइंड जो 10 फिंगरप्रिंट्स है ना वो यूज में आएंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में मिलेगा अपन को, यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको एक वो तो सेटअप करना ही पड़ेगा, तो मैं पिन दे देता हूँ यहाँ पे।
ये आपको कहेगा लॉक स्क्रीन पे क्या क्या दिखाना है, तो आप चेक कर सकते हो, जैसे फोन में होता है सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे कहेगा आप फिंगरप्रिंट ऐड करो। ये पिन क्यों मांगता है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट आप भूल जाते हो, फोन में भी होता है, तो आप पिन देके जा सकते हो। ठीक है, आई एग्री। और ये कह रहा है कि आप यहाँ पे टच द सेंसर। अब आप टच कैसे कराओगे, यहाँ जाओगे, कोई सा भी फिंगरप्रिंट लो, जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, टच सेंसर, लिफ्ट एंड टच अगेन, टच, टच हो गया, फिंगरप्रिंट एंडेड, डन। ठीक है, एक फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद मतलब कि मैं इसकी स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। आ गया स्क्रीन लॉक। अब मुझसे पिन मांग रहा है, या फिर मैं क्या करूं, फिंगरप्रिंट लगाऊं। वो वापस बंद करके चलाते हैं, सीधा पिन पे आ गया। हाँ, यहीं पे हमको क्या करना है, सेंसर को लगाना है, टच द सेंसर। अनलॉक हो गया, जैसे मैंने टच किया। अब मैं इसकी जगह कोई दूसरा करता ना तो रॉन्ग हो जाता। करके देखें। मतलब ये चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आइडिया रहने के लिए कि ये भी होता है। ये आ गया हमारे पास में, और यहाँ पे मैं टच सेंसर में 1 ले लेता हूँ। फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ गया नीचे, ये अनलॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग अगर आपने कोई कोडिंग कर रखी है, और आपके रियल फोन में तो होगा ये सारा ऑप्शन, लेकिन अगर आपको ये सेम चीज वर्चुअल डिवाइस पे टेस्ट करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, देन वर्चुअल सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स यूज में आते हैं आपके फोन के अंदर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सलोमीटर। तो ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो फोन में। तो आप रियल फोन होता तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, आप जैसे ही जहाँ कॉल करते हो और ऐसे रखते हो ना, जैसे इस पे कैमरा के जस्ट पास में अगर आप हाथ रखो कॉल के टाइम में, तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, देखा है आपने क्यों, ताकि आपका यहाँ से टच ना हो स्क्रीन, और कॉल पे कुछ, कॉल क्या कहते हैं, होल्ड में ना चली जाए या म्यूट ना हो जाए, तो इसके लिए वो स्क्रीन ऑफ कर देता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी होता है। एक होता है एक्सलोमीटर, जो आपके गेम में काम में आता है, जिसमें आप ऐसे गेम ऐसे ऐसे कर रहे होते हो ना, तो उसको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि फोन टिल्ट हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है तो इधर टर्न करना है, इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है तो इधर टर्न करना है। तो इसमें, इसके लिए आपको फोन चाहिएगा, रियल वर्चुअल सेंसर चाहिए, बट वो रियल सेंसर चाहिए, वो इसने क्या कर रखे हैं, वर्चुअल सेंसर्स लगा रखे हैं। तो अगर आपने सेंसर के रिगार्डिंग कोई कोड कर रखा है तो वो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी होता है, कितनी लाइट पड़ रही है। ये एचडीआर आपके कैमरा भी यूज करता है, कैमरा भी लाइट को एप्टली यूज करके, उस सेंसर को यूज करके पता करता है किधर लाइट ज्यादा है किधर लाइट कम है, और फिर 3-4 फोटोज करवाता है। एचडीआर का कॉन्सेप्ट देखा है आपने, वो 3-4 फोटोज लाइट के हिसाब से, कहाँ लाइट कम आ रही है कहाँ लाइट ज्यादा आ रही है, उसके हिसाब से 3-4 फोटोज क्लिक करता है, और फिर उनका कॉम्बाइन करके एक अच्छी सी फोटो बना के देता है हाई रेजोल्यूशन के अंदर। देन यहाँ पे आपके कोई बग्स आ रहे हैं तो उनके बग्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हालांकि आपको एंड आईडी के अंदर भी लॉककेट होता है, वहां पे आपको दिख जाता है। देन कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, देन गूगल प्ले के रिगार्डिंग, अगर कोई प्ले गूगल प्ले का वर्जन अपग्रेड करना है, बाय डिफॉल्ट अभी ये है तो अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। देन कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे ओपन जीएलएस की, ये आपके रेंडरिंग, जो रेंडरिंग इंजन है ना खुद का, एंड्रॉइड का वर्चुअल डिवाइस का, जो ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा है उसकी सेटिंग्स है, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ा सको आप। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल सेटिंग्स मिलती है आपको वर्चुअल डिवाइस के अंदर। आई होप आपको वर्चुअल डिवाइस का एक एप्ट आइडिया हो गया होगा कि वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कैसे करते हैं, और जब क्रिएट करते हैं तो हमको क्या क्या ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, रन करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो पहले सेलेक्ट कर लो कि किस मोबाइल पे रन करना है। तो अभी हमारा पिक्सल 4 API 3 प्रैक्टिस यही बनाया था अपन ने, ये रन है। अगर ये रन नहीं हो रहा था ना तो नीचे दिख रहा होता कि ओपन करो पहले, ये हमारा ओपन हुआ है, हमको बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रन कर देना है। जैसे ही मैं इस पर रन करूंगा तो ये हमारी किस प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है, एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड के हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब कि एपीके बनाएगा, एंड्रॉइड में एपीके होता है तो एपीके बनाएगा और इस पर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे वीएस कोड में हम वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करते हैं और उनको रन करवाते हैं वीएस कोड के थ्रू। फिर वो मेरे ख्याल से आधे घंटे का सेशन रहेगा। डिटेल में हमने आज जान लिया वर्चुअल डिवाइस के बारे में, और कल क्लास में हम रियल डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है और रियल डिवाइस को दोनों पे कैसे चलाना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी और आपके वीएस कोड के ऊपर भी। ठीक है, तो हमारा ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है, मतलब रनिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग वाला।
तो मंडे से हम प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट कर देंगे, फिर प्योर प्रोग्रामिंग सीखेंगे अपन, ठीक है। फिर जब बेसिक आइडिया हो जाएगा तो फिर हम वापस आईडी में आएंगे, और उस तक हमको आईडी वर्चुअल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आईडी में आएंगे और सिर्फ डार्ट के प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। मल्टीपल प्रोशंस दूंगा मैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, उनको हम बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, सिंटेक्स को समझेंगे, डार्ट में कैसा सिंटेक्स होता है, ठीक है। और जो अभी अभी एनरोल हुए हैं उनके लिए एक सजेशन है कि आप जैसे एनरोल हुए होंगे तो आपको कोर्स का एक्सेस मिला होगा, तो उस कोर्स के पोर्टल पे जाना है और आपकी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं, आई होप डेमो क्लासेस तो आपको मिल गई होगी स्टार्टिंग में ही, बट जो सैटरडे से क्लासेस हुई है जिसमें हमने इंस्टॉलेशन देखा है, सैटरडे को इंस्टॉलेशन देखा है, मंडे को हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो देखा है, देन हमने VS कोड सेटअप देखा है, देन हमने मैक पे सेटअप देखा है, ठीक है। तो वो क्लासेस रही है अभी प्रीवियस, तो वो आपको क्लासेस मिल जाएगी वहां पे डेली, डे वाइज, ठीक है। वो इस वीक में अपडेट भी हो जाएगी उनके टॉपिक वाइज कि इस क्लास में क्या हुआ था, तो आप डायरेक्टली उस क्लास में टॉपिक वाइज जा सकते हो, ठीक है। ये वीक टू वीक आपको अपडेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी। और उसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है या इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है, क्योंकि सैटरडे हमारा डाउट सेशन रहता है, तो आप सैटरडे को कल वाली क्लास में इंस्टॉलेशन जो हम अभी किए हैं, वर्चुअल डिवाइस रियल डिवाइस कनेक्शन जो हम आगे करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी रिजॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में आएगी तो हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, बट एक दिमाग में क्लियर रहेगा कि हमारा वर्चुअल डिवाइस सेट मतलब हमारा आईडी सेटअप है जिसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं, और हम कैसे कनेक्ट करते हैं हमारे फोन के ऊपर जिसमें हम डिबगिंग करेंगे जब हम एक्चुअल में प्रोफेशनली डेवलपमेंट करेंगे, तो वो सारी चीजें क्लियर है। अब तो सिर्फ हमको फ्लटर को सीखने के लिए जो लैंग्वेज यूज में आती है उसको सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, और फिर हमारा फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, हमारी जर्नी को किक स्टार्ट करना है, तो सारे प्री रिक्विजिट हमारे टिक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी ऐप रन हो गई। यहाँ पे जो भी मैंने ऐप चला रखी थी, फर्स्ट ऐप में मैंने क्या कर रखा था, अच्छा ये मैंने आपको वो बताया था, सिंपल सी लिस्ट बना के, हाँ, तो वो हमारी ऐप रन हो गई, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? और जिनके भी वर्चुअल डिवाइस में इश्यूज आ रहे हैं, आज क्रिएट करो वापस से सब डिलीट करके, जिस तरीके से मैंने सेटअप करवाया वैसे वापस सेटअप करो। जो भी इश्यूज आ रहे हैं यू कैन रीशेयर योर स्क्रीन टुमारो, एंड हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है या किस रीजन से ये इशू आ सकते हैं, क्योंकि कुछ तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं इंक्लूडेड जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको उनके लिए जो क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर आपका हैवी रहता है तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है तो केवल एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करो, 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ मत ओपन करो, इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के, एक प्रोजेक्ट एट अ टाइम रन करो until unless इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है तो एक अलग बात है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं तो एक ही प्रोजेक्ट को ओपन करके रखो, ठीक है। दूसरे जैसे ब्राउजर हो गया या कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि भाई रैम कंज्यूमिंग कोई टास्क हो रहा है ना तो उसको बंद कर दो ज्यादा, ठीक है। सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो है तो एंड्रॉइड स्टूडियो को चलने दो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, जिस ड्राइव में आपका रैम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव में जाके एंड्रॉइड स्टूडियो या VS कोड जिस पे भी आप कर रहे हो उस ड्राइव में देखो कि स्पेस खाली होनी चाहिए, जितना खाली कर सको उतना खाली रखना उसको, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, टैम्प फोल्डर होता है उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, विंडोज के अंदर रन रन करके एक ऑप्शन आता है, रन विंडो आता है, उस रन विंडो में परसेंटेज टैम्प परसेंटेज रन करना है आपको, तो एक टैम्प फोल्डर क्रिएट होगा, टैम्प फोल्डर ओपन होगा, उसमें सेलेक्ट ऑल करना है, शिफ्ट डिलीट मार देना है। कुछ फाइल्स नहीं डिलीट होगी जो एक्चुअल में रन में अभी काम में आ रही होगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। जो काम में नहीं गार्बेज है वो आपके लिए, तो आप उसको डिलीट मार सकते हो, उससे भी थोड़ा प्रोसेस आपका स्मूथ हो सकता है, ठीक है। सर मैं जब एमुलेटर को स्टार्ट करता हूं तो बहुत देर बाद स्टार्ट होता है, क्या इसका कोई इशू इंटरनेट पे या रैम रोम का? क्या इशू होगा, इंटरनेट या रैम रोम का? इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है, रैम या रोम का ही इशू है। रैम का हो सकता है मल्टीटास्किंग के हिसाब से जो लेट स्टार्ट हो रहा है उसका यही हो सकता है, और कोई इशू नहीं है। एक बार लोड होने के बाद में कैसे चलता है, हैंग होता है कि सिर्फ स्टार्टिंग में टाइम लेता है उसके बाद में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कुछ है? या उसके बाद भी हैंग होता है? तो 100% रैम का इशू है। हैंग होता है ना तो आपको रैम जो है वो थोड़ी इंप्रूव कर लेनी चाहिए, या आपको कोई आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कई बार बैकग्राउंड टास्क भी चल रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो ना, और ब्राउजर में आपके अगर 20 टैब्स ओपन है तो आप देखना क्रोम कितना रैम कंज्यूम कर रहा होगा आपका, वो 20 क्रोम के बराबर है। कभी आपने तो सोचा ऐसा?
तो ऐसी चीज नहीं करनी है, क्रोम क्लोज कर दो इंस्टेंटली। कोई और ऐसा रैम कंज्यूमिंग टास्क हो रहा है तो उसको बंद कर दो, जो आपको लग रहा है कि वो हैवी हो सकता है, फिर देखो कि वो चेंजेस आता है क्या। यस पल्लवी। हेलो सर। हाँ पल्लवी। सर मैंने एक यूआई डिजाइन किया है एपीआई का, ऐप का, और उसकी एपीके फाइल भी बनाई, और उसे मैंने अपने खुद के मोबाइल पे इंस्टॉल भी किया, बट वो ज्यादा देर तक प्ले नहीं होता है। 2-3 स्क्रीन के बाद वो डायरेक्टली कोलैप्स हो जाता है, पूरी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है मोबाइल की। बट वो वर्चुअल डिवाइस पे जैसे कि सही चल रहा है। हाँ 4 हाँ, हमारा जो पिक्सल 4 एपीआई है ना, उस पे हाँ। सही चल रहा है। बट आपके उस फोन में नहीं चल रहा है, तो एक हाँ। ट्राई करो कि एक दूसरा फोन लो, ठीक है, ओके उस पे वो चलाओ और टेस्ट करो कि उस पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो हमको ये क्लियर सर, हो जाएगा। हाँ मेरे बोलो। जो सीनियर है ना, उनका गूगल पिक्सल का फोन है, तो उनके इस पे मतलब लास्ट तक रन होता है, वो पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं, हैंग नहीं होता, कुछ अच्छा, नहीं उनके होता। फोन पे रन हो रहा है, सिर्फ हाँ, आपके फोन पे रन नहीं हो रहा है। मेरा रेडमी का, इसलिए वो बोल रहे थे कि शायद ब्रांड की वजह से हो रहा है। ऐसा हो सकता है ब्रांड की क्या? वजह से नहीं हो रहा होगा, कोई तो भी ओएस ओएस या मॉडल का इशू आ रहा होगा। तो आप पिक्सल के अलावा कोई दूसरा फोन ट्राई करो, रेडमी का ही, ओके। रेडमी वर्जन का ही। मतलब इसको देखो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एज सच तो मेरे दिमाग में कभी ऐसी मेरे प्रॉब्लम आई नहीं कि मेरा कोई ऐप फ्लटर का रेडमी पे नहीं चल रहा हो, चलेगा। बट हम चेक कैसे करें यार, मेरा तो रेडमी फोन है नहीं चल रहा, तो कोशिश करो कि कोई कोई और होगा आपके कनेक्शन में जिसके पास रेडमी फोन है, उस पर चला के देखो। उस पर भी अगर वो सेम चीज आ रही है तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि रेडमी में इश्यूज आ रहे हैं, फिर आप नेट पे रिसर्च कर सकते हो कि रेडमी में फ्लटर एप्स क्यों प्रॉब्लमेटिक है या कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। तो उसका सॉल्यूशन होगा, उसको हम सॉल्यूशन लगाएंगे कि भाई यार ऐसा क्यों होता है। और ऐसा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं है और ना मैंने देखा है। हो सकता है कि वो सिर्फ मॉडल का इशू हो, कुछ उसमें बग हुआ होगा जिस वजह से उस मॉडल में ही नहीं चल रहा हो। आप दूसरे रेडमी में चलाओगे ना, वो स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पहले सर, चेक करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाँ सर, मेरे मतलब मेरे साथ जो बैकएंड डेवलपर है, उनके हाँ मोबाइल पे भी चलाया, उनका भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है। उनका सैमसंग का है शायद, तो हाँ तो कोई रेडमी इशू का नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। हाँ रेडमी का भी नहीं है, मैं तो ये कहूंगा रेडमी का भी नहीं है, आपके मॉडल के अंदर हो सकता है। आप एक ओएस और का काम होगा करो, शायद। हाँ। आप एक और काम करो, दूसरी फ्लटर एप्लीकेशन बनाओ, वो एप्लीकेशन नहीं, कोई दूसरी ओके। फ्लटर एप्लीकेशन बनाओ और अपने फोन पे ही चलाओ। ये भी तरीका हो ओके। सकता है चेक करने का। वो ओके। फ्लटर एप्लीकेशन भी अगर आपके फोन में 3-4 स्क्रीन के बाद में अगर ब्लैक हो रही है, दैट मीन्स हाँ, 100% आपके फोन में दिक्कत है, कुछ तो भी है। मतलब मेरी जो फर्स्ट स्क्रीन है ना, वो फोन ऑथेंटिकेशन की, जैसे कि हम ओटीपी हाँ सेंड करते हैं, वो सब कुछ प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद हाँ। होम स्क्रीन होती है ना हमारी ओपन, कोलैप्स हो जाती है पूरी ऐप, और ब्लैक स्क्रीन हो जाती है कोई मेरे कोई को। दिक्कत नहीं है, उसको डिबगिंग भी हम कर लेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिबगिंग करते हैं। जब कोलैप्स हो रही है या क्रैश हो रही है तो हमारा एक लॉककेट आ जाता है रन के अंदर, वहां पे रेड कलर में एरर्स आ जाएगी। तो आप देख लो कि किस रीजन से एरर आ रही है, मेमोरी एलोकेशन की रीजन है क्या, या कोई ऐसी चीज है जो उसको रिक्वायर्ड थी वो नहीं मिली उस जगह पे, तो वो चेक लगा सकते हो। दूसरा मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, वो ट्राई करो। एक तो जो आपका अभी ऐप प्रॉब्लमेटिक है, जो आपके फोन में नहीं चल रहा है, दूसरे कोई फोन में चल रहा है, तो दूसरा कोई रेडमी फोन देखो, उस पर चला के देखो। और एक दूसरा टास्क ये करो कि एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाओ फ्लटर के अंदर जिसमें प्रोसेसिंग हो, 4-5 पेजेस हो, या आपने कोई पहले बना रखी हो, उसको अपने ही फोन पे चला के देखो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो भी सेम 3-4 स्क्रीन के बाद में ब्लैंक होके क्रैश हो जाती है क्या। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फोन में इशू है। तो ये ओके कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कुछ बग्गी पार्ट है, इसको हम डिबग करके रिजॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा उसका, सर, मैंने ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन डाउट सेशन में भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कोड में शायद प्रॉब्लम होगी आपके सब। देखो कोड, सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि अगर ऐप में सही नहीं रन कर रहा है तो कोड में इशू है। अब कोड हाँ। में इशू, तब अगर कोड में इशू होता तो आपके सैमसंग फोन में नहीं चलता, आपके पिक्सल सीनियर के पिक्सल फोन में नहीं चलता। कोड में तो इशू नहीं है ना, कोड में इशू होता तो उधर भी प्रॉब्लम होती। राइट सर। समझ में आया। तो हाँ। ऐसे डिबग करते हैं अपन कि भाई इसमें चल रहा है इसमें नहीं चल रहा है, तो दो केसेस बनाते हैं जिससे हम क्लैरिफिकेशन हो जाए कि किस में प्रॉब्लम है, हमारे फोन में प्रॉब्लम है या हमारे फ्लटर का फोन में चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके पल्लवी। सर मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो चेक कर लो ठीक है या नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो ठीक है या नहीं। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है आपने, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका। हाँ सर, मैंने गो तो किया था, बट सर उसमें काफी सारी चीजें मतलब मिसिंग लग रही है मुझे। मिसिंग क्या लग रही है, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। मैंने मल्टी सर, शेयर ऑन कर रखा है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। यस सिंधुजा। सर ये देखो आप। हाँ शेयर करो। यस विजिबल है मुझे। हाँ करेक्ट। ओके। एक सेकेंड ना सिंधुजा।
पहले तो आप आपको मैं प्रोनाउंस क्या करूँ, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं अटल जी? थोड़ा सा मेरे सर लिए confusion हो रहा है। हाँ सर, रमेश है नाम है। रमेश नाम है? हाँ सर। अच्छा, वो ए आया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ओके रमेश जी, हाँ हाँ बताइए, आप क्या कहाँ दिक्कत आ रही है सर? ये सर देखो, इसमें मैंने एक मतलब मेरे को नॉलेज नहीं इसका, तो मैंने एक मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया अब था तो न्यू देखो, न्यू। ऐसे ऐसे देखो, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे मुझे नॉलेज नहीं है। इस क्लास की अपन को नॉलेज हो गई है, हमने विंडोज वाला सेशन लिया ना अपने, हाँ विंडोज सर पे हाँ। कैसे, तो अब नॉलेज है, अब आप नॉलेज दे सकते हो दूसरों को, नहीं ठीक सर, है? वो क्या है, मैंने मतलब विजुअल स्टूडियो पर भी प्रोजेक्ट किया है। किया था। हाँ, तो सर मुझे फर्स्ट टाइम आज बना के देखा था सर मैंने, तो ये देखो यहाँ पर ये न्यू ये बना के देखा, बट सर हाँ इस ये बनाते मतलब मेरे को न्यू विंडो का ऑप्शन आया, तो मैंने वहाँ उस पर क्लिक कर दिया, तो सर यहाँ आपका सारा मतलब जो भी टूल वगैरह थी ना, वो एमुलेटर वगैरह सारे हट गए सर। वो तो कुछ मतलब नहीं, वो मुझे तो कुछ ऊपर जाओ, शो नहीं हो रही सर। वो तो ऊपर जाओ, व्यू में जाओ, व्यू है ना आपका, व्यू व्यू में जाओ, हाँ सर, इधर। फाइल व्यू, हाँ। इसमें टूल विंडो आएगा, इसमें आपका एक विंडो मिसिंग है, टूल विंडो में जाओ, टूल विंडो लिखा है ना, उस पे जाओ, उसके साइड में एक और आएगा ऑप्शन। यस रमेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? योर वॉइस, आपका वॉइस क्लियर है सर, मे बी मेरा, होगा। अच्छा ओके ओके, हाँ टूल विंडोज में हेलो। जाओ, टूल विंडोज में रमेश जी, हाँ राइट, यहाँ पे हाँ नीचे। सर, वो नेट नेट बंद हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसमें ना आपको प्रोफाइल वर्जन कहाँ गया अपना, प्रोजेक्ट कमेंट बुकमार्क्स, रन, रन वाले पे जाओ, कौन सी सर? रन रन, रन। हाँ हाँ सर। टैप करो, हाँ कर दिए सर। स्लो नेट चल रहा है। ये तो नीचे वाला है, वापस जाओ व्यू के अंदर, नीचे रन वाला ऑप्शन है, न्यू में जाओ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विंडो होता है, उसका कुछ प्रोजेक्ट, कुछ नाम होगा, व्यू व्यू में जाओ, हाँ सर। बुकमार्क्स, अपीयरेंस में मिल जाएगा सर। अपीयरेंस में टूल मेनू है, टूल हाँ बार। अपीयरेंस में जाओ, टूल बार में आएगा, अपीयरेंस में जाओ, किसमें सर? नीचे अपीयरेंस है देखो, टूल विंडोज के नीचे, हाँ ये इधर, वाला। हाँ इसमें टूल बार है ना, टूल बार पे सेलेक्ट करो, टूल बार, नीचे आओ, हाँ हाँ सर। आ गया, हाँ सर, आ गए। ठीक है, इसको आप डॉक कर सकते हो, मेरे ख्याल से डॉक का ऑप्शन आता है, इसको मैं, अब आपने वहां पे टिक मार्क कर दिया ना, तो ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ऐसा सर। कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो हट जाता है, ये सारे विंडोज हैं आपके, टूल विंडोज हैं, ठीक है, ये कभी कभार ऐसे हट भी जाए ना, तो आप इनको वापस ला सकते हो, ये आपके तो हिसाब से सर होता है। मतलब आइडिया नहीं ना अभी, मतलब उन चीजों कोई का बात कि नहीं, मतलब कोई ये बात हट नहीं। जाए देखो तो मेरे को इनको भी नहीं वापस था, लाने का। देखो याद था कि यहाँ कहीं होता है, बट मुझे भी एक्चुअल में नहीं पता था कौन सा होता है, क्योंकि वो इतना सर ज्यादा यूज में नहीं आता है। आपने कल वाली क्लास में मतलब आपने एक बार बताने की तो मतलब वो था, बट आपने उस चीज को कुछ और चीज बता दी थी। हाँ नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उसको हमेशा याद रखोगे कि ऐसी अगर चला जाता है तो आपको कहाँ जाना है, व्यू में, अपीयरेंस में, टूल बार में सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और क्या इशू आ रहा है ओके इसमें सर। रमेश? बाकी ऑल गुड है? नहीं सर, वो कुछ नहीं आ रहा सर, वो ठीक, तो गुड ही। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके रमेश। यस सिंधुजा। सर एक्चुअली जब मैं फ्लटर डॉक्टर कमांड चला रही हूँ, तो दैट टाइम मुझे ये VS कोड का एरर आ रहा है। एक सेकंड, हाँ शो करो आप, विजुअल स्टूडियो आ रहा होगा। यस, विजुअल स्टूडियो, एंड मैंने उसको लाइक कम्युनिटी एडिशन भी ट्राई करके देखा था, बट आई डोंट नो हाउ टू सेट, बिकॉज मैंने बताओ पाथ भी चेक किया। हाँ एक सेकंड, विजुअल स्टूडियो ये VS कोड से अलग है, विजुअल स्टूडियो इज डिफरेंट, ओके। है ना। विजुअल स्टूडियो यूज में आता है आपके
डेस्कटॉप जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है ना विंडोज की, हाँ VB.net, वो जो आप कोड करते हो .net वाला, वो सारा ओके कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज VS कोड अलग है। देखो VS कोड नीचे एंड्रॉइड स्टूडियो के नीचे, वो आपका यस राइट मार्क आ रहा है, तो VS कोड ठीक है। विजुअल ओके स्टूडियो अलग है। विजुअल स्टूडियो तब हम यूज करेंगे जब हमको विंडोज से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हो, तो हमको विजुअल ओके स्टूडियो चाहिएगा। क्योंकि आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो ना विंडोज में, उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो को यूज करते हो। ओके अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं जितना चाहिए, सेटअप नहीं चाहिए। चाहिए सो आई एम गुड विद हाँ दैट, जितना हाँ है मेरे पास वो हाँ, काफी। ये सब सही है, आपके सब टिक मार्क हो गया ना, दिस इज गुड, दिस इज परफेक्ट। ओके ओके जस्ट ओके वांट टू मेक श्योर दैट, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इतना सभी के हो गया है ना? ठीक है, चलो, गुड। सर मैंने एंड्रॉयड एंड VS एंड्रॉयड स्टूडियो एंड VS कोड एक्स कोड सब एक मंथ पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, एंड आई एम लर्निंग ऑल थिंग्स बाय योर प्लेलिस्ट ऑफ फ्लटर ऑन यूट्यूब। ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। गुड लर्निंग, कुछ समझ में आया ना उसमें? वो हेल्प करेगा आपको यहाँ पे। हम उसको डिटेल में ले जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? उसका यूजेस समझ में आएगा, हम डेटाबेस में भी जाएंगे, हम ऑनलाइन डेटाबेस में, एक कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर, ठीक है? सर इफ आई यूज क्रोम डेव दैट इज सिमिलर टू एंड्रॉयड ऐप UI। क्रोम डेव मतलब समझा नहीं मैं। क्रोम डेव किस सेंस में आप बोल रहे हो? क्रोम OS की बात कर रहे हो? इफ आई रन इन क्रोम, ओके, इज इट सिमिलर टू एंड्रॉयड ऐप UI? एंड्रॉयड ऐप UI नहीं, मटेरियल UI। जो आप ऐप फ्लटर में ऐप डिजाइन कर रहे हो ना, वो सब जगह एक जैसी रेंडर होगी, बट वो वेबसाइट पे चल रही है तो उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे, एंड्रॉयड पे चल रही है तो उसको मोबाइल एप्लीकेशन बोलेंगे, डेस्कटॉप पे चल रही है तो हम उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलेंगे। UI सेम ही रहेगी। अगर आपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड ना कर रखा हो कि भाई मेरा एंड्रॉयड में थोड़ा अलग होगा, आईफोन में अलग होगा, तो अलग अलग दिखेगा हर प्लेटफॉर्म में, जो आगे हम करेंगे भी। जैसे मैं एक वॉलपेपर ऐप बनाऊंगा इस कोर्स में, उसमें सबसे बेस्ट यूजेस आएगा इसका। फिर वॉलपेपर ऐप अगर हम डेस्कटॉप पे चला रहे हैं या अगर हम ब्राउजर पे चला रहे हैं, फोन फोन के नहीं, ब्राउजर पे, मोबाइल के ब्राउजर पे चला रहे हैं, मतलब लैपटॉप के ब्राउजर पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब जो वॉलपेपर्स हमको दिखाने हैं यूजर को, लैंडस्केप वाले दिखाने हैं, तो UI भी हमारी लैंडस्केप जैसी होगी। मतलब जो वॉलपेपर को डिजाइन करने के लिए हम जो ग्रिड लेंगे वो लैंडस्केप वाला लेंगे। और अगर हम मोबाइल में चला रहे हैं तो वहां पे पोर्ट्रेट होगा, क्योंकि वहां हम वॉलपेपर लैंडस्केप तो ना डाउनलोड करेंगे, हम तो वहां पोर्ट्रेट डाउनलोड करेंगे। तो वहां पे हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखेंगे और हमारा एक ही कोड होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा UI में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है दीक्षित, बाकी सेम ही रहेगा UI। अगर आप कपरटिनो लेते हो तो आपको आईफोन स्पेसिफिक UI दिखेगी, और अगर आप स्केफोल्ड लेते हो तो आपको मटेरियल स्पेसिफिक दिखेगी, जो मोस्टली वेब में और एंड्रॉयड में यूज में आती है। एंड्रॉयड और iOS और मैक OS में आपकी कपरटिनो UI यूज में आती है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस दीक्षित, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? इफ आई यूज क्रोम dev for UI checking, then I don't need any Android Studio and Android SDK, right sir, because my system configuration is low. No problem, आपको एंड्रॉइड की जरूरत नहीं है। आपके पास में एंड्रॉइड फोन है? एंड्रॉइड फोन होगा ना आपके पास में, या किसी और के पास में होगा, तो उधर एक बार डिबग कर लेना जरूर। मतलब जब हम ऐप बनाते हैं ना, तो हम टेस्ट सब पे करके जाएंगे, फिर हम प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे। तो जब हम रन डिबगिंग करेंगे ना, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे डिबग करके देख सकते हैं, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म पे चलाना होगा, एक्चुअल में लाइव करना होगा, तो हमको सारे प्लेटफॉर्म पे एक बार रन करके जरूर चेक कर लेना होगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सर आप VS कोड यूज करो और उसको आप चलाओ, ब्राउजर पे चला के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीक्षित? सर हाँ रमेश? सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बट अब ये देखो आप, एक सेकंड देख रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करो आप। ये ओके दीक्षित, सर यस, जिसमें ये प्रोजेक्ट बना हुआ मेरा, तो अब सर अब visible मैं नहीं है, रुको इसको, रुको रुको रुको, विजिबल होने दो। हाँ बोलो। तो सर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है जैसे मेरा, हाँ तो सर अब इसको हम रन करेंगे, हाँ, तो सर ये नहीं हो रहा। करो रन।
ये किस पे रन कर सर रहे हो? मैं हाँ करो। आपके क्रॉस बना हुआ आ रहा है, एक बार रन करो, भी पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम हाँ है। सर यार करो एक बार कंटिन्यू एनीवे। मेन डॉट डाट, मेरे को एक बार अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी बताना फिर, है ना? वो- सर एरर क्यों आ रहा है सीधे? मेरे को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताओ। प्रोजेक्ट आ रहा है ना आपका लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोजेक्ट पे टैप करो। यस रमेश, प्रोजेक्ट पे टैप करो लेफ्ट हैंड साइड में। सर कौन सी जगह आ रहा है? दिख नहीं लेफ्ट रहा है। लेफ्ट लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में देखो, रिसोर्स मैनेजर के नीचे प्रोजेक्ट है। लाइन नंबर 7 के इधर आओ, 7 लिखा हुआ है ना आपके लाइन नंबर के, थोड़ा सा लेफ्ट में आओ। जी सर। हाँ इसके लेफ्ट में जाओ, ये हाँ रहा, सर ये इस पर टैप करो। प्रोजेक्ट पे टैप करना। हाँ सर कर दी। ये आपने प्रोजेक्ट ओपन किया है एंड्रॉयड के अंदर, ये फ्लटर में ओपन करना है आपको। आपने ओपन किया है जो एंड्रॉयड ये, प्रोजेक्ट ओपन किया है। सर मैं डाउट सेशन मतलब 4 बजे ज्वाइन किया था मैंने, तो वो हाँ सर ने करवाया था मेरे को ये। अच्छा, वो माइट भी उन्होंने चेक नहीं किया होगा। क्लोज करो इसको एक बार, इस प्रोजेक्ट को क्लोज क्लोज करो। हाँ यहाँ से कर। हाँ, यहाँ से क्लोज कर दो। अब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आएगा, एग्जिट करो। हाँ सर। क्योंकि ये आपका सिर्फ एंड्रॉयड का, उस फोल्डर के अंदर सिर्फ एंड्रॉयड को ओपन किया है इसने, एंड्रॉयड फोल्डर को। हमारा पूरा अच्छा आर्किटेक्चर आएगा प्रोजेक्ट का। अभी आपका वो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करो, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा, ये तो प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है। हाँ सर ओपन कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, यहाँ से मत करो, चलने दो, एक बार चलने दो। फाइल के अंदर क्लोज प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर के अंदर जाओ। हाँ यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट करो, तो आपका आईडी ओपन रहेगा बट प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। हाँ क्लोज प्रोजेक्ट, ऊपर जाओ, ओपन के नीचे, हाँ क्लोज प्रोजेक्ट। तो सर यहाँ से होगा ना ये? हाँ रुको एक बार, मेरे को दिख नहीं रहा है विंडो, एक बार आने दो विंडो को। ओके सर। हाँ अब यहाँ पे आप ओपन प्रोजेक्ट में जाओ। ओपन ओपन, में। हाँ हाँ सर। अब वो प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है आपका? इसी में पड़ा है ना, पता नहीं ये मुझे। बाहर आओ। हाँ सर ये डी ड्राइव में पड़ा ये। पता नहीं कहाँ बनाया था। ठीक है सर वो सर ने बनाया था सर, मुझे पता नहीं, मैं बनाता ठीक है, चलो मुझे अपन एक पता नया क्रिएट कर करता लेते हूँ। हैं, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। अब मैं बता रहा हूँ, वैसे ध्यान रखना आप, है ना, स्टेप्स को ओके ध्यान सर। रखना। और आपने वो बट क्लास में आए थे जब मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाया था, नहीं सर। तो वो रिकॉर्डिंग देखो ना सर। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, सर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट में जाओ, ऊपर न्यू फ्लटर ये प्रोजेक्ट। वाला। हाँ ये हाँ वाला, इसमें जाओ, हाँ नेक्स्ट करो। यहाँ तो आपने सही सेटअप कर रखा है सब कुछ, नेक्स्ट करो। हाँ हाँ यहाँ पे क्लासिको लिख दो, या जो भी नाम लिखना है अपने ऐप का, कोई भी नाम दे दो एक। हाँ। अब नीचे देखो, रुको रुको क्रिएट रुको, कर दो। क्रिएट पे नहीं जाना है। आप एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ। तो आप 3 डॉट्स पे जाओ,
सेकंड नंबर प्रोजेक्ट लोकेशन, हाँ 3 डॉट्स में आप SDK फ्लटर डेव है ना, इसमें आओ फ्लटर डेव, बाकी सब क्लोज कर दो, हाँ सर। क्लोज कर दो, SDK को भी क्लोज कर दो। नीचे पास में एरो है ना, एरो से क्लोज होगा। पास में देखो ऐसे वी कौन बना, सा? SDK फ्लटर डेव के अंदर SDK देखो, उसके लेफ्ट हाँ में सर, देखो एक ये एरो बना हुआ है, उस पर टैप करो। हाँ यहाँ पर। हाँ, अब ऊपर आओ, ऊपर देखो फोल्डर प्लस बना हुआ है एक, चौथे नंबर पे। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ देखो फोल्डर, फोल्डर के ऊपर एक प्लस बना हुआ है, फोर्थ हाँ नंबर। सर, बना भाई। हाँ न्यू हाँ डायरेक्ट, हाँ टैप कर दो। हाँ सर, कर दिया। इसमें इस नाम लिख दो प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ओके कर दो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स पे टैप करो। देखो फ्लटर डेव के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम से एक फोल्डर बन गया, उस पर टैप कर दो और ओके कर दो। किस किस पर सर? प्रोजेक्ट पर? हाँ, प्रोजेक्ट पे टैप करके नीचे देखो ओके ओके कर दो। हाँ सर, कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना प्रोजेक्ट के बाद में, हाँ क्रिएट नहीं करना है, प्रोजेक्ट से फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। कहाँ पर? हाँ यहाँ यहाँ पर? प्रोजेक्ट्स के आगे, प्रोजेक्ट्स के आगे। अभी क्या होगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पूरा फोल्डर के कंटेंट, प्रोजेक्ट के कंटेंट आ जाएंगे। हमको फोल्डर बनाना है प्रोजेक्ट्स के अंदर, हाँ सर। उसमें जाओ प्रोजेक्ट लोकेशन में। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ है आपका? फिर कौन सी जगह? हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना वो नाम दो, क्लासिक को जो ऊपर नाम दिया है ना आपने, वही नाम दे दो यहाँ पे आगे, CLASSCO। हाँ, और अब आप क्रिएट कर दो। ठीक है, अब आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है। अब हाँ आपका सर। प्रोजेक्ट पड़ा है फ्लटर डेव नाम से फोल्डर में, जहाँ आपका SDK पड़ा है, उसके साथ में एक प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर है, उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स अब रहने वाले हैं। अब आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आप जो भी नाम दोगे वो ऑटोमेटिकली आगे लग जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट पाथ बन जाएगा आपका। ठीक है, और अब जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो ओके। रहा है वो पूरा फ्लटर ओरिएंटेड है, तो अब उसको आप रन भी कर पाओगे। हाँ सर, ये मतलब लग रहा है ऊपर मतलब होना चाहिए। क्या कह रहे हो? अब देखो पूरा मतलब सर, आर्किटेक्चर है। हाँ हाँ सर, इसमें मतलब पूरी चीजें आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है रमेश। सर बताया था ना आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप रन करो, अब रन हो जाएगा। रन के लिए वो स्टार्ट, वो बटन भी यूज कर सकते हो, प्ले का। अब डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी और रन हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्रॉस बना हुआ रहा था, अगर आपने देखा हो तो, मेन डॉट डाट के ऊपर ऐसे क्रॉस बना हुआ रहा। क्रॉस आ रहा सर यहाँ पर पहले। हाँ, अब वो हट गया है ना, वो इसलिए हाँ हटा सर। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो था ना वो फ्लटर का था ही नहीं। वो फ्लटर के अंदर का जो एंड्रॉइड फोल्डर है ना वो खुला हुआ था। ये देखो एंड्रॉइड फोल्डर दिख रहा है आपको, ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो में खुला हुआ था एंड्रॉइड नाम से, तो वो आप कैसे रन कर पाओगे? ठीक है, हाँ सर, तभी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके रमेश, ओके रमेश। ठीक है एवरीवन। राहुल भैया, सॉरी रौनक भैया। हाँ हाँ Sorry. बोलो। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लटर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाओ, फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट, हाँ और फिर जो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हो वहीं वहां पे वो क्रिएट करो, अदरवाइज वो सारी फाइल्स वो एक जगह फैल जाएंगे एक तरह से। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो जो ऑलरेडी फैली हुई फाइल्स हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, उनको कैसे कलेक्ट करेंगे? उसको कलेक्ट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो वो समझने के बाद आप वो सारी फाइल्स कलेक्ट कर सकते हो। तो अपन अ, समझेंगे आगे, आगे समझेंगे। ये प्रॉब्लम आती, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि देखो ये ऐसी गलती मत करना, बट कई बार गलती हो जाती है, जल्दी से हमारा क्रिएट टैप होता है और वहीं पे वो सारा प्रोजेक्ट जो है ना फोल्डर में ना आके बाहर ही फैल जाता है। तो हाँ, ऐसी गलती आती है, और यही अपन को सिखाती है कि आगे ऐसा नहीं करना है। तो अच्छी बात है आ गई, बट अपन को जब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी फाइल्स यहाँ कंटेंट होती है, उनको एक फोल्डर में डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब ठीक मैं है, उसको वापस से बहुत सही तरीके से कलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, यानी उसको? उसके लिए एक एक ही, अभी के लिए एक ही तरीका है। आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके अंदर कंटेंट देखो क्या कंटेंट आता है, वो कंटेंट आप बाहर ढूंढो,
उनको कॉपी करो एक साथ में और एक फोल्डर में डाल दो। नहीं, जैसे मेरे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो वो तो कुछ फोल्डर वगैरह के नाम सेम ही होंगे, फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो वो अंदर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से क्रिएटेड है। ओके 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 अंदर जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती है ना, उसमें चेक करना पड़ेगा कौन से पैकेज से आया है, पैकेज अलग होगा उन सबका। ठीक है। अच्छा रौनक भैया, एक चीज और, हाँ। आज जब मैं आपका ना यूट्यूब वीडियो देख रहा था, बिल्कुल। लिस्ट डॉट मैप, यस। ठीक है, तो लिस्ट डॉट मैप और लिस्ट डॉट एज मैप में क्या फर्क है? लिस्ट डॉट मैप और लिस्ट डॉट एज मैप। हाँ जी। एज मैप तो एज सच, मैप तो मैप करने के लिए यूज में आता है कि भाई आपके पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब बहुत सारे मतलब वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर, उनको हर इंडेक्स को वो लाके देगा आपको, एक हर इंडेक्स में जो डेटा पड़ा है वो लाके देगा और आपको उसको सेटअप करना है। वो जो मैप के अंदर जो वैल्यू लेगा, वो वैल्यू वो डिफाइन करेगी किस टाइप की लिस्ट है, जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, या हाँ, मतलब अपन ऑब्जेक्ट है जैसे अगर। मैप, मैप का मतलब ये होता है मैपिंग करना, कि भाई इतने सारे आइटम्स हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, तो वो हर इंडेक्स की वैल्यू लाके देता है। जैसे तो कि हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा, तो हर इंडेक्स में जो स्ट्रिंग पड़ा है वो एक एक करके आएगा और उसके हिसाब से आपको क्या काम करना है, वो मैप के एक फंक्शन मिलता है मैप के अंदर। तो वो मैप तो हम के अंदर लिस्ट का, आपको एनोनिमस फंक्शन मिलता है, उसके अंदर हम करते हैं। अगर हम वो लिस्ट का फॉर ईच मेथड लगाएं तो भी काम कर हो सकते, जाएगा। हाँ कर, तब भी कर सकते हो, बहुत तो सारे अलग डॉट अलग तरीके होते हैं। तो डॉट मैप कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करते हैं भैया? डॉट मैप हम पर्टिकुलरली जब हम कोई विजिट को रिटर्न करना चाहते हैं तब। फॉर ईच तो क्या करेगा, हमको मैनुअल रिटर्न करवाना पड़ेगा, हाँ मैप जी। डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा ऐसे। फॉर ईच में अच्छा, तो हम एक एक आइटम को लाके खुद रिटर्न करवा रहे हैं। मैप में आपको इस हर एक इंडेक्स के लिए क्या रिटर्न मारना है, वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा हर इंडेक्स के क्योंकि लिए। वो इटरेबल रिटर्न करता है इसलिए। हाँ, इसलिए। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। रौनक भैया, कल ट्राई करूंगा। कुछ डेटाबेस में ना प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी 1 मिनट लगता पूछ लेता हूँ, जैसे कलेक्शन बनाया, या मैं कल, चलो कल पूछता हूँ कल थोड़ा आप करके। कर लेना, भाई थोड़ा सा ना ठीक है। उनके लिए ठीक अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आप कॉल ठीक है। करके ठीक। मुझसे पूछ सकते थैंक यू भैया। हो। थैंक ओके। यू। ओके। सो नाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, आई इफ आई यूज एंड्रॉइड स्टूडियो माय सिस्टम इज लैगिंग। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ हाँ गौरव, आपने हैंड रेज कर रखा है? हेलो। हाँ गौरव, यस, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे बस एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि कोई पब डॉट डेव के अंदर पैकेजेस होते हैं, हाँ हाँ। जैसे कि कोई एपीआई वगैरह हमें इंटीग्रेट करनी है, ठीक है, हम्म। उसके लिए ऑलरेडी एक पैकेज बना हुआ है। हाँ। तो बट जैसे मैं उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही है। हम्म। जैसे कि एक मैंने देखा था कि एक पैकेज है आधार केवाईसी फ्लटर करके, बना हम्म। हुआ है ऑलरेडी। तो हम्म। उसमें एक फाइल है मतलब engineer.eng.train data करके। हम्म। तो मतलब उसमें अगर कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम, जैसे डाउट क्लास होती है, 2 हम्म। डाउट सेशंस होते हैं, उसमें वो क्लियर कर सकते हैं चीज़ें या फिर नहीं कर कर सकते? सकते हो बट एक टाइम के बाद में, मतलब अभी जैसे हमारा जो फ्लो चल रहा है ना, डाउट मतलब आपके डाउट्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो साथ साथ में, तो उसमें डाउट्स आएंगे, रिजॉल्व होंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी फ्लो चल रहा है, तो उसके हिसाब से अभी जो टॉपिक हो रहे हैं उसके हिसाब से आप डाउट रेज कर सकते हो। मतलब जैसे कि अब आप डेटाबेस करेंगे, अपन पैकेजेस वाला काम कर ले, उसके बाद आप वो डाउट रेज कर सकते हो कि ये फाइल में क्यों एरर आ रही है। ठीक है, मतलब मेरा लर्निंग क्या रहता है ना, कई बार हम क्या करते हैं, नेट पे देख देख के हम ऐप तो बना लेते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसको ढूंढते हैं क्या ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब शायद ये हो सकता है कि आप वो क्लास में जो टॉपिक हो जाए तो आप खुद ही उसको रिजॉल्व कर पाओ, बट क्योंकि आपने वो टॉपिक नहीं समझा हुआ है, उसमें आप डिटेल में नहीं गए, तो आपके डाउट सेशन में आके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर उसमें लर्निंग नहीं होगी। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। अगर वो टॉपिक हो जाए उसके बाद में वो डाउट आ रहा है, तो 100% डाउट सेशन है, मैं हूँ, डाउट सेशन पे होंगे। और मैं तो इवन पहली बार सॉल्व भी कर देता हूँ, बट मैं लास्ट में जरूर कहता हूँ कि टॉपिक होने के बाद में ये डाउट्स आने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ना सेटअप रहता है, कई बार समझ लो ना मेरा कॉन्सेप्ट। समझ रहा हूँ मतलब सर। मैं फर्स्ट सीडी पे हूँ और अगर मैं फिफ्थ सीडी पे ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं आपको सपोर्ट देके फिफ्थ सीडी पे चढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो आप हर बार 5-5 सीडी नहीं चढ़ा पाओगे। समझ रहे हो? आप एक एक स्टेप करके चढ़ोगे, तो शायद अगर आप एक एक स्टेप करके चढ़ो तो आगे टाइम आप 5 सीढ़ियां में जंप मार पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है गौरव? ठीक है सर, डाउट थैंक यू सॉल्व सर। होंगे, बट वो टॉपिक के रिगार्डिंग आप प्रोसेस बिल्कुल। वैसा रखना कि जैसे हमारा डेटाबेस हुआ, तो अब हम्म। डेटाबेस में आप जब मैन्युअली कर रहे हो और आप कोई पैकेज यूज कर रहे हो, उसमें ये दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप डाउट सेशन में रेज कर सकते हो, हमारा वीकली डाउट सेशन होता है उसमें रेज कर सकते हो आप, सेशन एंड होता है उसके बाद रेज कर सकते हो। ठीक है गौरव? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम।
Okay, everyone. Yes, sir. I am at 35 of 85 videos, and I am waiting for Flutter classes last 1.5 months. Okay, so finally you are here. Okay, good to see you. Okay, okay, everyone. तो सेशन को एंड करते हैं. थोड़ा सा लेंथी सेशन हो गया, कोई बात नहीं. अपना लेंथी सेशन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके डाउट्स भी होंगे, तो इट इज मैनेजेबल. ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे. गुड नाइट, एवरीवन.